डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 61, रोमांटिक मोमेंट। साहिल एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, उन्हें हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। अंकल को कैसे संभालना है यह मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब तुमने उन्हें पहले ही मना लिया है? हाँ। साहिल का जवाब सुनकर शनाया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब से उसने अपन बड़ी ई कंपनी के बारे में न्यूज़ सुनी थी तभी से उसे इसी बात की फिक्र थी कि कहीं सगाई टूट न जाए। और अर्जुन से बात करने के बाद उसका ये डर और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब साहिल ने कहा कि सगाई कैंसिल नहीं होगी, ये सुनकर उसकी टेंशन कम हो गई। तुम्हारा कहने का मतलब है कल हमारी सगाई हो रही है? ये सुनकर साहिल के चेहरे पर निराशा छा जाती है। शनाया साहिल के चेहरे पर छाई हुई निराशा को देख लेती है। साहिल, कहीं कोई गड़बड़ है? हकलाती हुई आवाज़ में शनाया साहिल से कहती है। साहिल पहले अपनी आंखें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता था सच बताना ही होगा, इसलिए साहिल एक लंबी सांस लेता है और फिर जवाब देता है, मैं जो कहने जा रहा हूं उसकी वजह से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? सहमी हुई इस आवाज़ में शनाया कहती हैं। शनाया, सगाई कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन हम इससे छोटे ओएशन नहीं सगाई कर नहीं सकते हैं, इसलिए अंकल ने सगाई पोस्टपोन कर दी है और हम जल्दी सगाई की नई डेट निकाल कर सगाई कर लेंगे। ये सुनकर शनाया को धक्का लगता है। उसे जो डर था उसे सच साबित होता नजर जा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा कि कल नहीं होगी सगाई की डेट पोस्टपोन कर दी गई है? तुम्हारे अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? शनाया, समझने की कोशिश करो, कल सगाई नहीं हो सकती है क्योंकि आज तुम्हारी फैमिली पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उसके बाद अगर कल सगाई होती है तो शायद ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तुम तो जानती हो सगाई में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले थे। क्या तुम्हारे डैड सबसे नज़रें मिला पाएंगे? इसलिए सबसे पहले हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा और उसी के बाद हम ये सगाई कर पाएंगे। लेकिन साहिल, शनाया, मैं समझ सकता हूं तुम्हें बुरा लगा है क्योंकि तुम बेसब्री से इस सगाई का इंतजार कर रही थी और अब वह समय जब करीब आ चुका था, अचानक ऐसे हालात बन गए कि हमें ये सगाई कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन इस सिचुएशन में भी सबसे अच्छी बात है कि अंकल ने हमारी सगाई कैंसिल नहीं की, जबकि तुम जानती हो वे शायद हमारी सगाई कैंसिल कर सकते थे। प्लीज़ इसलिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। शनाया साहिल की बात समझ रही थी। वह जानती थी साहिल गलत नहीं कह रहा है। उसे इस समय वैसे भी उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और इस समय उसकी भलाई साहिल की बात मानने में ही है। ठीक है, लेकिन हमारी सगाई होगी ना? मासूम सा चेहरा बनाते हुए शनाया साहिल से कहती है। तुम फिक्र मत करो, हमारी सगाई भी होगी और हमारी शादी भी होगी और साथ ही हमारे यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। कहते हुए साहिल मुस्कुरा देता है। शनाया साहिल की इस बात पर शर्मा जाती है और शर्म के कारण उसके गाल लाल हो जाते हैं। साहिल, तुम भी ना? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच रहे हो? इसमें ज़्यादा क्या है? क्या तुम प्यारे प्यारे बच्चे नहीं चाहती? मुस्कुराते हुए साहिल कहता है। साहिल, छेड़ना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। साहिल को शनाया के लाल होते गाल देखकर उसको शनाया पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी नज़र शनाया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल की नज़रें धीरे धीरे उसकी आंखों पर जाती है जो शर्म के कारण झुकी हुई थी, फिर उसके नाक पर जो शर्म के कारण आला हो गई थी, फिर उसके होठों पर आकर रुकती है। शनाया के गुलाबी होंठ एकदम गुलाब की पंखुड़ियां के समान लग रहे थे। आर्यन शनाया के होठों की ओर ही देखे जा रहा था। उसके नज़रें उसके होठों से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। शनाया साहिल की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी, इसलिए शनाया का चेहरा शर्म के कारण नीचे झुका हुआ था और वही साहिल शनाया को इस तरह से शर्माता देख अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब जा रहा था। साहिल, क्या कर रहे हो तुम? शनाया के इतना कहने के बावजूद भी साहिल कोई जवाब नहीं देता है। वह तो बस शनाया की खूबसूरती में खोता जा रहा था। शनाया नर्वस होने लगती हैं। साहिल, क्या कर रहे हो? उसके गाल और लाल हो जाते हैं, साथ ही उसके दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ रही थी। इस समय उसका दिल उसके काबू में नहीं था। उसकी धड़कनों की आवाज़ साहिल को भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर साहिल के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। साहिल शनाया की ओर झुकता है और सीधा उसके होठों पर किस कर लेता है। शनाया बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर साहिल की देख रही थी, फिर वह अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को साहिल के गले में डाल लेती है। साहिल शनाया के सर को पीछे से पकड़ कर लेता है और साथ ही उसके बालों के साथ खेलने लगता है। उसका दूसरा हाथ शनाया की पीठ पर था, जो धीरे धीरे उसके पीठ को सहला रहा था। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। किस करते हुए वह दोनों एक दूसरे एक टंग के साथ खेल रहे थे। लगभग 10 मिनट तक शनाया को किस करने के बाद साहिल उससे अलग होता है। जैसे ही साहिल शनाया से अलग होता है, फिर दोनों लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। शनाया शर्म के कारण साहिल की ओर अपनी नज़रें नहीं कर पा रही थी और शर्म के कारण शनाया के गाल अब टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? हमने पहली बार किस नहीं की है, हम पहले भी कई बार एक दूसरे को किस कर चुके हैं। बल्कि कहते कहते साहिल रुक जाता है और शनाया की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है।
लेकिन ये तुम्हारा ऑफिस है और हमने पहले कभी तुम्हारे ऑफिस में ये सब नहीं किया है। और अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? मायूस सा चेहरा बनाते हुए शनाया साहिल से कहती है, यह मेरा बिन है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस केबिन में नहीं आ सकता है, इसलिए हमें कोई भी नहीं देखने वाला है, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ। हल्की सी मुस्कान के साथ शनाया को छेड़ते हुए साहिल कहता है। शनाया कुछ नहीं कहती है, उसकी पलकें शर्म के कारण झुक जाती है और साथ ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। तुम्हारे ये लाल गाल मुझे इनविटेशन दे रहे हैं, इतना कहकर साहिल एक बार फिर से शनाया को किस कर लेता है। वह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को डिपली किस करने लगते हैं और साहिल एक बार फिर से शनाया की टंग के साथ खेलने लगता है। साथ ही साहिल शनाया के बालों के साथ भी खेल रहा था। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी साहिल अचानक से शनाया से अलग हो जाता है। साहिल को इस तरह से अपने आप से अलग होता देख शनाया थोड़ी सी हैरान रह जाती है। वह कहती है, साहिल क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गए? वह मुझे कुछ याद आया, तुमने कहा था कि तुम मिस्टर सिंह के मैंशन उनसे मिलने गई थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनियर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 62 वन साइडेड लवर। तुम्हारे ये लाल गाल मुझे इनविटेशन दे रहे हैं, इतना कहकर साहिल एक बार फिर से शनाया को किस कर लेता है। वह दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को डिपली किस करने लगते हैं और साहिल एक बार फिर से शनाया की टंग के साथ खेलने लगता है। साथ ही साहिल शनाया के बालों के साथ भी खेल रहा था। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी साहिल अचानक से शनाया से जेएलडी हो जाता है। साहिल को इस तरह से अपने आप से अलग होता देख शनाया थोड़ी सी हैरान रह जाती है। वह कहती है, साहिल क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गए? क्योंकि अचानक मुझे कुछ याद आया। कुछ देर पहले फ़ोन पर तुमने कहा था कि तुम मिस्टर सिंह के मैंशन उनसे मिलने गई थी। ये सुनकर शनाया के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा जाती है, क्योंकि शनाया को वह सब कुछ याद आने लगता है जो अर्जुन ने उससे कहा था। अर्जुन की आखिरी शब्द दोबारा उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। शनाया बताओ, तुम आरपी मैंशन गई थी तो क्या तुम्हारी मुलाकात मिस्टर सिंह से हुई? क्या तुमने उससे कोई बात की? क्या तुम्हें पता चला कि मिस्टर सिंह है कौन? साहिल के लगातार कई सवाल पूछने के बावजूद भी शनाया कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो अर्जुन के शब्द ही गूंज रहे थे। जब साहिल देखता है शनाया उसके सवाल का कोई जवाब ना बड़ी ये दे रही है तो वह शनाया को हिलाते हुए पूछता है, शनाया जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शनाया अपना साना में हिला देती हूँ और साथ ही उसकी आंखें नम हो जाती है। इसका मतलब तुम उससे मिल नहीं पाए और तुमने उनसे कोई बात नहीं की? मेरी बात हुई थी। अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए शनाया सही से कहती है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम दोनों की बात हुई थी लेकिन तुम उससे मिले नहीं? क्योंकि वह मैंशन में नहीं था, इसलिए मैंने उसे देखा नहीं। लेकिन मैंशन में मेरी मुलाकात प्रागली सिंह से हुई थी, जो अर्जुन सिंह की मां है। मैंने उनसे हमारी कंपनी के सिलसिले में मदद मांगी थी, लेकिन जैसे ही सिंह अंपार के चेयरमैन अर्जुन सिंह को इस बारे में पता चला कि मैं उसके घर पर हूं तो उसका फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया था, इसलिए हमारे सिर्फ बात हुई थी। क्या तुम मुझे शुरू से बता सकती हो कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ था और तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई? शनाया अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब देती हूँ और शनाया एक एक करके साहिल को सब कुछ बताती है कि वह कैसे आरपी मैंशन गई थी और उसकी प्रागली सिंह से क्या बात हुई और प्रागली से बात करते समय अर्जुन ने उसे फ़ोन किया था और फ़ोन पर कैसे अर्जुन ने उसे पर बर्बाद करने की धमकी दी है। लेकिन शनाया साहिल को अर्जुन के आखिरी शब्द नहीं बताती है कि वह उससे किसका बदला लेना चाहता है, क्योंकि अभी तक खुद इस बारे में कन्फ्यूज थी और वह आर्यन के बारे में साहिल को कुछ नहीं बता सकती थी। इसीलिए शनाया अर्जुन के आखिरी शब्दों को साहिल को नहीं बताती है। अर्जुन, तुम साहिल सिंघानिया से बेपनाह प्यार करती हो ना? तुम उसे इतना प्यार करती हो कि तुमने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि तुमने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या किया है। क्या ओह, कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसी बातें भूल सकती हो। फिर भी तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं तुम्हें छोटा सा हिंट दे सकता हूँ कि कैसे तुमने अपने प्यार को पाने के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद की थी। जिस इंसान ने तुमसे बेपनाह प्यार किया था, मुझे यकीन है तुम उस इंसान को इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती हो। अब सोचो, जिस प्यार को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, अगर अब वो प्यार ही तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम क्या करोगी? कोष्टक। शनाया से सब कुछ सुनने के बाद साहिल हैरान था। उसके लिए शनाया की बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्जुन सिंह की ऐसी क्या दुश्मनी जिसकी वजह से शनाया को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है और उसकी सगाई उसके साथ तोड़ देना चाहता है। वह इसी उलझन में था। वहीं दूसरी ओर शनाया की नज़रें इस समय साहिल पर टिकी हुई थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि साहिल इस समय क्या सोच रहा था, लेकिन शनाया के लिए यह समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि वह उसके चेहरे की एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पा रही थी। शनाया जानना चाहती थी कि सब कुछ जानने के बाद साहिल कैसा रिएक्ट कर रहा है, वह क्या सोच रहा है। इसलिए वह कहती है, साहिल क्या हुआ? शनाया, तुमने जो कुछ बताया उसके हिसाब से तो अर्जुन सिंह तुम्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन क्यों? क्या उसने इसके पीछे की वजह नहीं बताई? क्योंकि बिन किसी वजह के कोई भी इंसान किसी को इस हद तक बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगा। शनाया इसके पीछे की वजह जानती थी, लेकिन वह साहिल को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए अपना सरना में हिला देती है। तुम्हें नहीं पता? नहीं। साहिल एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, शनाया माफ़ करना, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ जान सकता हूँ? क्या आर्यन के अलावा तुमने कभी किसी और से प्यार किया?
शनाया तुरंत जवाब देती है, हाँ तुमसे। शनाया, मेरा मतलब है मेरे और आर्यन के अलावा क्या कभी तुम्हारा और कोई बॉयफ्रेंड रहा है या फिर कोई वन साइडेड लवर रहा है जो शायद तुम्हारी सगाई किसी और रसे होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह ये सब कर रहा है। चेहरे पर बिना किसी भाव के साहिल शनाया से कहता है, साहिल, मेरा तुम्हारे और आर्यन के अलावा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, और रही वन साइड लवर की तो मुझे नहीं पता। कॉलेज में तो कई सारे लोग थे जो मुझसे एक तरफा प्यार करते थे, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से मैं एक थी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि लोग पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी धोखा दिया है? नहीं सुनाया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा था कि यह मिस्टर सिंह कौन हो सकता है, क्योंकि तुम जरा सोच कर देखो, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे किसी भी लकड़ी की सगाई से कोई प्रॉब्लम होगी, जो उसके प्यार से उसे अलग करना चाहेगा? वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा या फिर उसका वन साइडेड लवर? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो अर्जुन सिंह मेरा वन साइडेड लवर है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं है, और मैं तो क्या, पूरे देश में कोई भी नहीं जानता है असलियत में रुद्र प्रताप सिंह का पौता दिखता कैसा है, क्योंकि जब से वह चेयरमैन बना है वह दुनिया के सामने नहीं आया है। तो वन साइड लवर होने का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए तो मुझे इस पर और ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इसी वजह से वह दुनिया के सामने नहीं आना चाहता है, और अब ये तो हमें उससे मिलकर ही पता चलेगा कि वह तुम्हारा वन साइडेड लवर है या नहीं। अगर वह तुम्हारा लवर नहीं है तो वह ये सब क्यों कर रहा है? शनाया अपने मन में कहती है, साहिल तुम गलत सोच रहे हो, वह मेरा वन साइडेड लवर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझसे कहा था। सच्चाई तो यह है शनाया मित्तल, तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मैं एक रात के लिए बेस्ट रवि शेयर नहीं करना चाहता। प्यार तो बहुत ही दूर की बात है, और ऐसा इंसान मेरा वन साइड लवर कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ आर्यन की वजह से कर रहा है, और यह बात मैं तुम्हें किसी की भी कीमत पर नहीं बता सकती क्या ओह कि तुम आर्यन के भाई हो। लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ। शनाया, लेकिन तुम उससे मिलोगे कैसे? क्योंकि वह कंट्री में नहीं है और किसी को नहीं पता है कि वह इस समय कहाँ है। वह चाहे कहीं भी है, मैं उससे एक बार मिलना ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिंगम्पार का नया चेयरमैन हमें काफ़ी करीब से जानता है, और इसीलिए वह हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। साहिल की बात सुनकर शनाया भी सोचने लग जाती है कि साहिल जो भी कह रहा है वह सही कह रहा है, वरना अर्जुन सिंह को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने आर्यन के साथ क्या किया, और उसे ये सब कैसे पता चला, क्योंकि यह कई सालों पुरानी बात है, और उस समय तो अर्जुन सिंह उनकी दुनिया में ही नहीं था। फिर भी उसे आर्यन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनियर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 63, राजेंद्र की वार्निंग। साहिल की बात सुनकर शनाया भी सोचने लग जाती है कि साहिल जो भी कह रहा है वह सही कह रहा है, वरना अर्जुन सिंह को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने आर्यन के साथ क्या किया, और उसे ये सब कैसे पता चला, क्योंकि यह कई सालों पुरानी बात है, और उस समय तो अर्जुन सिंह उनकी दुनिया में ही नहीं था। फिर भी उसे आर्यन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? सिंघम्पायर का द्वारा मित्तल इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की न्यूज़ के बाद में अब पूरे देश और मीडिया को सिंघानिया अंपायर के चेयरमैन राजेंद्र सिंघानिया के जवाब का इंतजार था। वे सब जानना चाहते थे क्या मित्तल इंडस्ट्री की बर्बादी के बाद भी सिंघानिया अंपायर के चेयरमैन राजेंद्र सिंघानिया शनाया मित्तल को साहिल सिंघानिया के साथ में सगाई करने देगा या नहीं देगा, सब जानना चाहते थे। आखिर राजेंद्र सिंघानिया का जवाब क्या होगा? क्या वे सिंह अंपायर के सामने खड़े होकर उनका सामना करने की हिम्मत दिखाएंगे, या फिर सिंह अंपायर के इस कदम से सिंघानिया अंपायर मित्तल इंडस्ट्री से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे? वही आर्यन इस समय मून नाइट कर लब में था और अपना काम कर रहा था। वह कस्टमर के लिए ड्रिंक बना रहा था। मॉर्निंग में न्यूज़ देखने के बाद उसने दोबारा न्यूज़ नहीं देखी थी, क्योंकि उसे इसका मौका ही नहीं मिला था। आज मून नाइट क्लब में कस्टमर को 6 ज़्यादा ही थे, क्योंकि किसी वीआईपी कस्टमर ने यहाँ पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है। आर्यन उसी में बिजी था, और साथ ही आर्यन को यकीन था कि उसके पिता इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए उसे न्यूज़ देखने की इतनी परवाह नहीं थी। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और आर्यन क्लब में ही बिजी रहता है। लगभग 5 बजे राजेंद्र सिंघानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाता है। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र के राइट साइड में साहिल और लेफ्ट साइड में अनिल मित्तल बैठे हुए थे, और उनके सामने रिपोर्टर्स राजेंद्र सिंघानिया से सवाल पूछने के लिए अपने सवालों के साथ चेयर्स पर बैठे हुए थे। रिपोर्टर नंबर 1, मिस्टर अनिल मित्तल, फाइनली अब मीडिया के सामने आ गए। हम कब से कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे कांटेक्ट कर सके, लेकिन जब से सिंघानिया अंपायर ने मित्तल इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की न्यूज़ दी है, तभी से आप हमारे छोटी इसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे, लेकिन फाइनली आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सामने आ गए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सिंह अंपायर ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने खुद ने अपनी मर्जी से अपनी कंपनी के शेयर सिंह अंपायर के नाम कर दिए? अनिल मित्तल रिपोर्टर का सवाल सुनकर जवाब देता है, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरे ही कंपनी के शेयर्स मेंबर्स ने मुझे धोखा दिया है, और उन्होंने अपने शेयर सिंह अंपायर को बेच दिए थे। इसी वजह से आज मित्तल इंडस्ट्री मेरे हाथों से चली गई है। दूसरा रिपोर्टर, अनिल सर, क्या आपकी सिंह अंपायर के साथ को दुश्मनी है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ यह सब किया? हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तीसरा रिपोर्टर, साहिल सर, क्या अब आप शनाया मित्तल के साथ अपनी सगाई तोड़ देंगे?
साहिल रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहता है, मेरी और शनाया की सगाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वह कोई बिजनेस डील का हिस्सा था, बल्कि इसलिए हो रही थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसे उसके मुश्किल समय में नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वहां पर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। रिपोर्टर भी साहिल की तारीफ करते हुए कहत आहे, शनाया मित्तल बहुत ही लकी है कि उन्हें आप जैसा बॉयफ्रेंड मिला है, लेकिन मैं यही सवाल मिस्टर राजेंद्र सिंघानिया से पूछना चाहूँगा, क्या उन्हें भी इस सगाई से कोई एतराज नहीं है? साहिल, भले ही मेरे आई का बेटा है, लेकिन वह मेरे लिए मेरी बेटे के समान है और मुझे भी किसी बिजनेस के मुकाबले मेरे बेटे की खुशियाँ ज़्यादा प्यारी है और इसीलिए साहिल और शनाया की सगाई नहीं टूटेगी। लेकिन अचानक से ऐसे हालात बन जाने के कारण हमें सगाई को पोस्टपोन करना पड़ रहा है और आपको यही न्यूज़ देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। लेकिन सर, आप सगाई को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? अनिल जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि अचानक से आई हुई इस मुसीबत के कारण हम अभी सगाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने राजेंद्र से इस सगाई को पोस्टपोन करने के लिए कहा है। मुझे यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कई देर तक सवाल जवाब का छोटी सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और राजेंद्र, साहिल और अनिल सब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजेंद्र अपने केबिन में साहिल और अनिल के साथ बैठा हुआ था। राजेंद्र अपने चेयरमैन की कुर्सी पर अपना सर टिकाकर और अपने एक पाँव पर पाँव रखे हुए आराम से में बैठा हुआ था, वही साहिल और अनिल उसके सामने बैठे हुए थे। राजेंद्र कहता है, साहिल, क्या तुमने वह किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था? यस सर। तो तुम्हें सिंह अंपायर के चेयरमैन के बारे में क्या पता चला? साहिल राजेंद्र के सामने एक फाइल रखते हुए कहता है, इस फाइल में वह सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसके बारे में हमें पता चला है। उसके बारे में पता लगाना वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि वह इंडिया में नहीं है बल्कि इस समय इटली में है और वहीं से वह सिंह अंपायर को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है उसकी फैमिली इंडिया में नहीं रहती है? ऐसा नहीं है, उसकी पूरी फैमिली इंडिया में ही रहती है, बस वह इंडिया में नहीं रहता है। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी दादी और एक छोटी बहन है जिसका नाम काव्या सिन्हा है। वैसे वो भी मुंबई में नहीं है बल्कि बेंगलुरु में है। मैंने आपको जो फाइल दी है उसमें उसकी फैमिली की फ़ोटो अवेलेबल है। प्रागली सिंह के साथ कई बार हमारी बिजनेस पार्टीज़ में मुलाकात हुई है, लेकिन मिस्टर छोटी के साथ में हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है जब से वह चेयरमैन बना है और उसकी इंडिया ना आने की वजह किसी को नहीं पता है और ना ही उसकी कोई फ़ोटोज़ अवेलेबल है। इसलिए इंडिया में किसी ने भी सिंह अंपायर के चेयरमैन को देखा तक नहीं है। वह इटली में बैठा है, पूरे सिंह अंपायर को संभाल रहा है और इसमें उसकी मदद अरुण गोयल करता है। सिंह अंपायर की तरफ से जितने भी अनाउंसमेंट, बिजनेस मीटिंग, पार्टनरशिप साइन करनी है, हाँ तक कि जब डैड ने मित्तल इंडस्ट्री के 20% शेयर्स बेचे थे तब भी वह डील अरुण गोयल ने ही साइन की थी। अनिल की ओर इशारा करते हुए साहिल कहता है, इसका मतलब हमें ये तक नहीं पता है कि रुद्र प्रताप सिंह का आपौता दिखता कैसा है? अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए राजेंद्र कहता है। अनिल कहता है, उसे आज तक किसी ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह कभी भी दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहता है। मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की है लेकिन हर बार उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया और तुमने उस इंसान को अपनी कंपनी के 20% शेयर्स बेच दिए थे। जो इंसान तुमसे आमने सामने मिलना तक नहीं चाहता था। तीखी मुस्कान के साथ राजेंद्र कहता है। राजेंद्र के शब्द सुनकर अनिल अपनी नज़र झुका लेता है क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। जानता हूँ राजेंद्र, मुझसे गलती हो गई है लेकिन अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। राजेंद्र शांत था, वह कुछ नहीं कह रहा था। कुछ देर बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए राजेंद्र कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी के वह सारे शेयर्स चाहिए जो इस वक्त तुम्हारे पास है। ये सुनकर साहिल और अनिल हैरान रह जाता है। अनिल ने सोचा नहीं था कि राजेंद्र उसके सामने ऐसी डिमांड भी रख सकता है क्योंकि अगर उसने अपनी कंपनी के बचे हुए शेयर्स भी राजेंद्र को दे दिए तो उसकी कंपनी उसे पूरी तरह से छीन जाएंगी। वैसे ही उसके पास से अपनी कंपनी का मालिकाना हक खत्म हो चुका है और अब अगर उसके पास उसके बचे हुए शेयर्स भी चले जाएंगे तो उसके पास अपने परिवार का कोई भी वजूद नहीं बचेगा। राजेंद्र, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी कंपनी पहले से ही तुमसे छीन चुकी है तो तुम्हारे लिए अब वो शेयर्स बेकार है, इसलिए उन्हें अपने पास रखने से अच्छा होगा कि तुम बहुत शेयर सब मुझे दे दो। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के राजेंद्र अनिल से कहता है। अनिल, साहिल, राजेंद्र, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। राजेंद्र, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी पूरी फैमिली पूरी तरह से सड़क आ जाएगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे शेयर्स की अच्छी कीमत दूंगा, मुझे बस तुम्हारी कंपनी का शेयर्स चाहिए। लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की सगाई साहिल के साथ हो तो उसके लिए तुम्हें पहले अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मुझे देने होंगे। ये सुनकर साहिल को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। राजेंद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अपनी आवाज़ को तेज करते हुए अनिल अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि सिंह अंपायर ने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स किस कीमत पर खरीदे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, तुम्हारी कंपनी घाटे में चलने के बावजूद भी सिंह अंपायर ने तुम्हारी कंपनी के सभी शेयर मेंबर से उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू से डबल कीमत पर खरीद हैं। इसका मतलब बस समझ रहे हो, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए अगर तुम अपनी कंपनी के बचे हुए शेयर्स मुझे दे दोगे तो कम से कम तुम्हारी बेटी की सगाई तो हो सकती है। राजेंद्र, तुम मेरे दोस्त हो, उसके बावजूद तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जब एक दोस्त होने के नाते मैंने तुमसे कहा था अपनी कंपनी के शेयर्स सिंह अंपायर को ना बेचकर मुझे बेच दो, तब तूने मना कर दिया था और अब तुम मुझे अपने दोस्ती का हवाला दे रहे हो।
जानता हूँ उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हारे पास सोचने के लिए थोड़ा टाइम है, क्योंकि सगाई अभी सिर्फ पोस्टपोन हुई है, लेकिन तुमने इनकार किया तो कैंसिल भी हो जाएगी। साहिल कहता है, लेकिन सर। साहिल, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी। माफ़ करना सर, लेकिन फिर भी अगर सिंह अंपायर ने दोबारा हमें टारगेट करने की कोशिश की तो। साहिल की बात को बीच में बड़ी ही कट करते हुए राजेंद्र कहता है, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। क्यों ना हम तुम्हारी सगाई शनाया के साथ तोड़कर काव्या के साथ कर दे। मुझे यकीन है अर्जुन सिंह की बहन काव्या सिंह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी तो अर्जुन सिंह कभी भी सिंघानिया अंपायर को टारगेट नहीं करेगा। और अगर तुम्हारी सगाई काव्या सिंह के साथ हो जाती है तो तुम्हें नहीं लगता देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियां एक साथ आ सकती है? सोचो हमें उसके बाद कितना प्रॉफिट होगा। राजेंद्र की बात सुनने के बाद साहिल और अनिल के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि राजेंद्र के दिमाग में ऐसा ख्याल भी आ सकता है। लेकिन अंकल, मैं और शनाया। साहिल, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी यह सिर्फ एक छोटा सा ख्याल था। लेकिन अगर अनिल ने मेरी बात नहीं मानी तो शायद ये ख्याल सच्चाई ना बन जाए। तीखी मुस्कान के साथ राजेंद्र कहता है। अनिल अपनी आवाज को तेज करते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी भी कुछ ऐसा कहोगे। कहते समय अनिल की आंखों में राजेंद्र के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं, तुम आराम से सोचकर बता सकते हो। अनिल कुछ नहीं कहता है, गुस्से में राजेंद्र के केबिन से चला जाता है। वही साहिल अनिल को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। वह अपने आप को इस समय काफी लाचार महसूस कर रहा था। उसे अपने सपनों का महल बिखरता हुआ नजर आ रहा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 64 इंडिया जाना है। अनिल अपनी आवाज को तेज करते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी भी कुछ ऐसा कहोगे। कहते समय अनिल की आंखों में राजेंद्र के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं, तुम आराम से सोचकर बता सकते हो। अनिल कुछ नहीं कहता है, गुस्से में राजेंद्र के केबिन से चला जाता है। वही साहिल अनिल को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। वह अपने आप को इस समय काफी लाचार महसूस कर रहा था। उसे अपने सपनों का महल बिखरता हुआ नजर आ रहा था। साहिल राजेंद्र से कहना चाहता था कि राजेंद्र गलत है, लेकिन उसके शब्द उसके जबान पर आई नहीं पा रहे थे। राजेंद्र साहिल की ओर देख रहा था। राजेंद्र साहिल को देखकर समझ जाता है कि साहिल उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन इस समय उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। साथ ही वह ये भी जानता था कि साहिल इस समय उससे क्या कहना चाहता है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? राजेंद्र साहिल की ओर देखकर चेहरे पर बिना किसी भाव के कहता है। जब साहिल ये सुनता है तब राजेंद्र की ओर देखता है और अपने आप को शांत करते हुए कहता है, क्या आप सच में मेरा और शनाया का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं? तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि तुम शायद सही कह रहे थे। हो सकता है सर छोटी ये अंपायर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए हमें भी इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। और जो मैंने कुछ देर पहले कहा वह सब मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा था। इसलिए सगाई को लेकर तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं मैं शनाया को पसंद करता हूँ, पता है। इसीलिए यह पता होने के बावजूद भी कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसी लड़की से तुम्हारे आई की 5 साल पहले सगाई हो रही थी, फिर भी मैंने मेरी और अनिल की दोस्ती के लिए इस बात को इग्नोर कर दिया था और इस सगाई के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अगर तुम्हारे इस प्यार की वजह से मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा तो मैं सगाई को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। एक सख्त आवाज में राजेंद्र साहिल से कहता है। इसका मतलब आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप मेरी सगाई शनाया के साथ तोड़कर काव्या से करना चाहते हैं। क्या इसमें भी उतनी ही सच्चाई थी जितनी आपकी इस बात में है? बिना किसी भाव के साहिल राजेंद्र से कहता है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए तैयार हूं, और यह बात सिर्फ मुझ पर नहीं तुम पर भी लागू होती है। साहिल जानता था कि उसे राजेंद्र से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि वह राजेंद्र को संभाल सकता है। लेकिन शायद वह इस बार गलत साबित हुआ। अगर तुम चाहते हो कि सगाई ना टूटे हैं तो अपने ससुर से कहो कि उसकी कंपनी के बचे हुए शेयर सिंघानिया अंपायर के नाम कर दे। साहिल कुछ नहीं कहता है। वह अपना सर झुकाकर राजेंद्र के केबिन से बाहर निकल जाता है। इटली में बड़े से मैंशन है जिसका इंटीरियर डिज़ाइन यूरोपीय शैली का था। पूरा हॉल यूरोपीय शैली से और लग्जरियस आइटम से डेकोरेट था। वही लिविंग हॉल में किंग साइज सोफे पर अर्जुन रुद्र प्रताप सिंह बैठा हुआ था। अर्ज छोटे उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर 3 पीस आउटफिट पहन रखा था। साथ ही उसके बाल जेल से सेट थे। अर्जुन का स्किन टोन गेहुआ रंग का था। उसके चेहरे पर बहुत ही हल्की बियर्ड थी। वह देखने में बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। उसकी सुंदरता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस दुनिया की कोई भी लड़की उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहेगी। अर्जुन के ठीक सामने उसका असिस्टेंट कपिल खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में टैबलेट था। कपिल अर्जुन की और टैबलेट देते हुए कहता है, बॉस राजेंद्र सिंघानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अनाउंस किया है और मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। अर्जुन उसके हाथ से टैबलेट ले लेता है और वीडियो को प्ले कर देता है। उस वीडियो में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी जिसमें राजेंद्र ने सगाई को पोस्टपोन कर दिया था। न्यूज़ देखने के बाद अर्जुन के चेहरे पर हल्की से मुस्कान छा जाती है। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान और देखकर कपिल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कपिल अपने मन में कहता है, बॉस मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें मुस्कुराते हुए देखना ऐसा है जैसे मानो ईद का चांद देखना। और अब इस मुस्कान के पीछे की वजह क्या है, न जाने अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। वीडियो देखने के बाद अर्जुन टैबलेट कपिल को वापस दे देता है।
टैबलेट को लेते हुए कपिल कहता है, बॉस इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो मुझे आपको बतानी थी। क्या? बॉस साहिल सिंघानिया ने आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की है लेकिन उसे उतनी ही डिटेल्स मिल पाई है जितनी आप चाहते थे। लेकिन मुझे यकीन है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, उसने आपके बारे में पता लगाने के लिए अपने लोगों को कम पर लगा दिया होगा। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता है, वह शांत था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। कपिल अर्जुन को समझने की कोशिश कर रहा था कि वह इस समय क्या सोच रहा है, लेकिन चाहकर भी कपिल अर्जुन को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि अर्जुन को समझना कपिल के बस की बात नहीं थी। बॉस अब मेरे लिए आगे क्या ऑर्डर है? हम इंडिया जाएंगे। ये सुनकर कपिल हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर शौकंग कर देने वाले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे क्योंकि अर्जुन ने पिछले 2 सालों से कभी भी इंडिया जाने की बात नहीं कही थी और ना ही वह इन 2 सालों में कभी इंडिया गया, इसलिए कपिल ये सुनकर काफ़ी हैरान था। इसलिए वह एक बार कंफर्म करने के लिए अर्जुन से कहता है, आयोशो बॉस आप इंडिया जाना चाहते हैं? क्या मुझे अपने शब्दों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत है? सख्त आवाज़ में अर्जुन कहता है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अचानक इंडिया क्यों जाना चाहते हैं? क्यों मैं जा नहीं सकता? और क्या तुम ये बात भूल गए मेरा असली घर वही है? बॉस मेरा मतलब यह नहीं था। राजेंद्र सिंघानिया मुझसे माँ छोटी ही अलने के लिए बेसब्र होते जा रहे हैं और मैं उन्हें इंतजार कैसे कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो भी काम है उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो क्योंकि इसी महीने हम इंडिया जा रहे हैं और मेरे साथ तुम और राइडर भी चलोगे। ओके बॉस, इतना कहकर कपिल वहाँ से चला जाता है। और हाइफिन आर्यन ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली थी, उसे भी इस बात का पता चल चुका था कि शनाया और साहिल की सगाई पोस्टपोन हो चुकी है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनियर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 65 प्रिया की उलझन। क्यों मैं जा नहीं सकता? और क्या तुम ये बात भूल गए मेरा असली घर वही है? बॉस मेरा मतलब यह नहीं था। राजेंद्र सिंघानिया मुझसे मिलने के लिए बेसब्र होते जा रहे हैं और मैं उन्हें इंतजार कैसे करा सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो भी काम है उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो क्योंकि इसी महीने हम इंडिया जा रहे हैं और मेरे साथ तुम और राइडर भी चलोगे। ओके बॉस, इतना कहकर कपिल वहाँ से चला जाता है। और हाइफिन आर्यन ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली थी, उसे भी इस बात का पता चल चुका था कि शनाया और साहिल की सगाई पोस्टपोन हो चुकी है। ये न्यूज़ सुनने के बाद आर्यन को थोड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसे ये लगता है कि राजेंद्र के ऐसा डिसीजन लेने के पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह होगी और डिसीजन लेने में भी जरूर कुछ ना कुछ राजेंद्र का प्रॉफिट होगा, इसीलिए राजेंद्र ने ऐसा डिसीजन लिया होगा। अगला दिन शाम का समय था और आर्यन अपने बेडरूम में तैयार हो रहा था क्योंकि उसे आज रात को रिया के साथ डिनर पर जाना था। उसने डिनर का अरेंजमेंट पहले से कर लिया था। आर्यन अपने लिए आउटफिट डिसाइड कर रहा था कि उसे रिया के साथ डिनर के लिए क्या पहनकर जाना चाहिए। अपने सभी कपड़ों को देखने के बाद आर्यन ने एक वाइट शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स और उसके साथ में लेदर जैकेट पहनने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद आर्यन ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और लेदर जैकेट को पहनकर तैयार था। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था और उसका चेहरा क्लीन सेव था। वह देखने में काफ़ी गुड लुकिंग लग रहा था और बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तैयार होकर वह बाहर आता है और अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर बाहर निकल जाता है और अपने फ्लैट को ताला लगाकर निकल जाता है। वह जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे रिया को भी उसके घर से पिकअप करना था। रिया का घर। रिया एक और ड्रेस को बेड पर फेंकते हुए कहती है, ये भी मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। रिया के बेड पर कई सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे जिन्हें रिया ने एक एक करके बेड पर फेंक दिया था और इसलिए बेड पर कपड़ों का ढेर लग गया था। मैं क्या पहनूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने लिए ड्रेस खरीद लेनी चाहिए थी। मेरे पास आर्यन के साथ आज रात के डिनर पर जाने के लिए एक भी ढकी ड्रेस तक नहीं है। इतना कहकर रिया अपना सर पकड़कर बेड पर ही बैठ जाती है जहां पर उसके कपड़े बिखरे हुए थे। तभी एक लड़की रूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर आती है और रिया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहना, आज इस तरह से मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि सुबह से तो तुम काफ़ी खुश नजर आ रही थी और अब तुमने ऐसे मुंह लटकाया हुआ है जैसे न जाना तुम्हारा कौन मर गया। प्राची देखो, मेरा मजाक बनाना बंद करो, वैसे भी मैं पहले से ही परेशान हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पहनना क्या चाहिए और तुम मुझे और परेशान करने की आ गई। चिढ़ते हुए रिया प्राची से कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े तो हैं, कुछ भी पहन लो, वैसे भी तुम क्लब जाकर ड्रेस चेंज करने वाली हो। प्राची तुम क्या भूल गई, मैंने कहा था ना मैं आज क्लब नहीं जा रही हूँ बल्कि मैं किसी के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तुम किसी के साथ डिनर पर जा रही हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? प्राची मजाकिया अंदाज में रिया से कहती है, बॉयफ्रेंड नहीं है, बस दोस्त है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ और उसने मुझे पहली बार अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन अब डिनर पर जाने के लिए मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तुम भी ना कितनी बेवकूफ़ हो, जब तुम्हें पता था कब छोटी ही तुम अपने क्रश के साथ में डिनर पर जा रही हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद लेनी चाहिए थी? तुम मेरी छोटी बहन हो, छोटी बहन बनकर रहो, मेरी दादी बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही परेशान हूँ और यह सब कहकर तुम मुझे और परेशान कर रही हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। चिढ़ते हुए रिया कहती है, मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने आई थी, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर प्राचीन जाने लगती है।
जैसे ही रिया ये सुनती है कि प्राची उसकी मदद करने आई थी, वह जल्दी से खड़ी होती है और भागते हुए प्राची का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, 1 मिनट, क्या कहा? तुम मेरी मदद करने आई थी? हाँ, करने तो आई थी, लेकिन क्या करूं, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने अपना मूड बदल दिया। रिया को इग्नोर करते हुए प्राची कहती है, लेकिन ये कहते हुए प्राची को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन जाहिर नहीं होने दे रही थी। प्राची, ऐसा मत करो, तुम मेरी मदद करने आई थी ना, बताओ तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? हाँ, शायद तू मुझे बता सकती हो कि मुझे इन कपड़ों में से कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर पहले प्लीज़ कहो। धीमी आवाज़ में रिया कहती हैं, तुम भी ना हमेशा मौके का फ़ायदा उठाती हो। मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ओके ओके, माफ़ कर दो, गलती हो गई। मेरी प्यारी बहना, प्लीज जब मेरी मदद करो। अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए रिया प्राची से कहती है, अब तुम इतने प्यार से प्लीज़ कह ही रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। प्राची रिया के गाल पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच, अब बताओ तुम मेरी मदद कैसे करने वाली हो? प्राची के हाथों को अपने गालों से दूर करते हुए रिया कहती है, 5 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर प्राची रिया के रूम से बाहर निकल जाती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी मदद करने वाली थी और बिना मदद किए ही जा रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? चिल्लाते हुए रिया कहती है। रिया परेशानी के मारे इधर उधर घूमने लगती है। वह फिर से अपने बेड की ओर जाती है और अपने कपड़ों में से अपने लिए कपड़े देखने लगती है और फिर कपड़ों को बार बार में अपने ऊपर लगाकर देख रही थी कि वह किस ड्रेस में अच्छी लग रही है, लेकिन उसे उन सभी ड्रेस में से अपने ऊपर कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। 5 मिनट बाद प्राची रिया के बेडरूम में वापस आती है। इस बार प्राची के हाथ खाली नहीं थे, उसके हाथ में एक पेपर बैग था। तुम कहाँ चली गई थी? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगी। मदद करने का वादा करके तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चली गई। भला ऐसा भी कोई करता है? नाराज होने का नाटक करते हुए रिया कहती है, तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो गई थी। अपने हाथ में पकड़ हुए पेपर बैग को रिया को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए प्राची कहती हैं, इसमें क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिया को देते हुए प्राची कहते हैं। रिया थोड़ी हैरान थी। वह प्राची के हाथ से पेपर बैग ले लेती है। बताओ ना, इसमें क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो, मुस्कुराते हुए प्राची कहती हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनियर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 66, सिस्टर्स बॉन्ड। तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो गई थी। अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर बैग को रिया को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए प्राची कहती हैं, इसमें क्या है? प्राची की ओर सवालिया नज़रों से देखते हुए रिया कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिया को जवाब देते हुए प्राची कहती हैं। रिया थोड़ी हैरान थी। वह प्राची के हाथ से पेपर बैग ले लेती है। बताओ ना, इसमें क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो, मुस्कुराते हुए प्राची कहती हैं। प्राची की बात मानकर रिया बैग को खोल कर देखती है। उस पेपर बैग में एक ड्रेस थी। रिया ड्रेस को हाथ में लेती है और उसे कांच में अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। वह एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस थी। प्राची, तुम्हारे पास इतनी सुंदर ड्रेस कैसे आए? हैरानी से रिया प्राची से पूछती है। बुद्धू, कैसे आएगी? यह कैसा बकवास सवाल है? ऑफ कोर्स से मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, प्यारी सी मुस्कान के साथ प्राची जवाब देती है। ये सुनकर रिया और हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि प्राची उसके लिए ड्रेस खरीद कर ला सकती हैं। तुमने इसे खरीदा है, लेकिन कब खरीदा? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? मुझे कल रात को पता चल गया था कि तुम आज डिनर पर जाने वाली हो और मुझे पूरा यकीन था तुम्हारे पास डिनर पर जाने के लिए कोई भी रेस नहीं होगी, इसलिए मैंने आज सुबह ही तुम्हारे लिए इसे खरीदा है। तुमने इसे मेरे लिए खरीदा है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत ही महंगी लग रही है। तुम्हें इससे फ़र्क क्यों पड़ता है ये कितने की है और मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हें ड्रेस अच्छी लगी ना, तो तुम्हें उसकी खुशी मनानी चाहिए ना, लेकिन तुम हो कि मुझसे सवाल पूछ रही हो? चिढ़ते हुए प्राची कहती हैं। रिया प्राची के जवाब से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए वह सख्त आवाज़ में कहती हैं, नहीं प्राची, मुझे जानना है तुम्हारे पास इस ड्रेस के पैसे कहाँ से आए, और जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगी मैं इसे नहीं ले सकती। एक पल के लिए रख कर रिया आगे कहती हैं, और कहीं तुमने मेरी पीठ पीछे जॉब करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया ना? देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम जानती हो इससे तुम्हारी पढ़ाई को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। देखो, तुम फालतू में ही डर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने जॉब करना शुरू नहीं किया है। इस ड्रेस को खरीदने के पैसे तो मेरी पॉकेट मनी से आए हैं। तुम मुझे जो पॉकेट मनी देती हो मैं उसे जमा कर लेती हूँ, और उन्हीं पैसों से मैंने ये ड्रेस खरीदी है। अपनी नज़रों को रिया से चुराते हुए प्राची कहती हैं। रिया चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ़ लड़की, क्या मैं तुम्हें पॉकेट मनी इसलिए देती हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस ला सको? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें वो पैसे अपने लिए यूज़ करने चाहिए थे, और तुम हो कि इस ड्रेस में पैसे काट दिए। इसलिए मैं तुम्हें नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी जब मैं ऐसा कहूँगी तो तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। प्राची भी अपनी आवाज़ रिया की तरह ऊंची करते हुए कहती है। रिया को एहसास होता है कि उसने प्राची पर चिल्लाकर सही नहीं किया है, इसलिए वह अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहती है, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही प्राची उसके शब्दों को बीच में काटते हुए कहती है, लेकिन क्या? तुम जो भी कमाती हो वह सब कुछ हम पर खर्च
कर देती हो। माँ की दवाई से लेकर घर का खर्चा और यहाँ तक कि 2 छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पर खर्च कर देती हो। इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है और इसीलिए तुम अपने लिए नए कपड़े तक खरीदना पसंद नहीं करती हो। ये सुनकर रिया चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि तुमने आखिरी बार अपने लिए क्या खरीदा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अपने क्रश के साथ डिनर पर जा रही हो तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं होगी, इसलिए मैंने ये ड्रेस खरीद ली और मैं जानती हूँ वह वही लड़का है जिसे तुम 2 साल से पसंद करती हो। और वैसे भी मैंने ड्रेस तुम्हारे ही पैसों से खरीदी है, इसलिए तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। रिया प्राची के मुंह से ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी भी रॉबिन के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया था और ना ही उसने कभी बताया कि वह किसी को पसंद करती है। फिर भी प्राची को रॉबिन के बारे में पता है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? क्योंकि मैंने ना ही तुम्हें और ना ही इसके बारे में कभी भी घर पर कुछ बताया है। फिर भी तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम आरे साथ एक ही कमरे में सोती हूँ। इतनी सी बात पता लगाना तो आसान है और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। शांत लहजे से प्राची रिया से कहती हैं। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। वह प्राची की ओर बढ़ती है, सीधा उसे अपने गले लगा लेती हैं। मुझे माफ़ कर दो तुम पर चिल्लाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन हो। रिया की पीठ थपथपाते हुए प्राची कहती हैं, बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब यह इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। तुम्हारा क्रश तुम्हें यहाँ पर लेने आ जाए उससे पहले तैयार होकर आ जाए आओ, वरना जब तुम्हारा क्रश तुम्हें इस हाल में देखेगा तो तुम्हें इस हालत में देखकर कहीं वह डिनर डेट पर जाना ही कैंसिल ना कर दे। 1 मिनट, तुम्हें यह भी पता है कि वह मुझे घर पर लेने आने वाला है? हाँ कब? यूँ कि कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन पर उसका मैसेज आया था कि वह अपने घर से निकल चुका है यहाँ पर पहुँचने के लिए, इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। हल्की सी मुस्कान के साथ प्राची कहती हैं, लेकिन तुमने माँ को बताया है कि रॉबिन मुझे लेने के लिए आने वाला है? उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ मंदिर गई है और वह 2 घंटे पहले घर नहीं आएगी और जैसे ही वे आएगी हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, इसलिए तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। आई लव यू। सच में तुम बहुत अच्छी बहन हो। देखो ये ड्रामा करना बंद करो, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब रॉबिन घर पर आ जाए तो तुम दोनों उसे परेशान मत करना। हाँ समझ गए, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। क्या अब तुम जाओगी? अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते प्राची कहती हैं। ओके ओके, जा रही हूँ, ऐसा लुक देने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रिया ड्रेस उठाती है और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया के वहाँ से जाने के बाद प्राची अपने आप से कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने तुम्हें इतना परेशान किया है उस इंसान को हम इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उसे बताना तो होगा कि उसने किसकी बहन को परेशान किया है। कहते समय प्राची के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 67 एरोगेंट ब्रदर। रिया के वहाँ से जाने के बाद प्राची अपने आप से कहती हैं, कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने तुम्हें इतना परेशान किया है उस इंसान को हम इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? हमें उसे बताना तो होगा कि उसने किसकी बहन को परेशान किया है। कहते समय प्राची के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। आर्यन रिया के घर के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में फ्लावर का एक बहुत सुंदर बुके था। आर्यन थोड़ा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वह आज पहली बार रिया के घर पर आया था। उसे अंदर ही अंदर यह बड़ी ही लग रही, कहीं उसने यहाँ पर आने का डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। वह डोरबेल बजाना चाहता था, लेकिन बार बार उसके हाथ हिचकिचाहट के कारण डोरबेल के करीब आकर रुक जाते थे। उसकी हिचकिचाहट की वजह यह नहीं थी कि यह रिया का घर है, बल्कि यह थी कि 5 साल से वह किसी भी फ्रेंड के घर नहीं गया था और आज इसलिए उसे जाने में थोड़ा अजीब लग रहा था। आर्यन, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस रिया का घर है। आई नो तू पहली बार यहाँ पर आया है, लेकिन तुम्हें इसमें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तसल्ली देते हुए आर्यन अपने आप से कहता है। थोड़ी देर तक यूं ही नर्वस फील करने के बाद आर्यन थोड़ी हिम्मत दिखाकर डोर बेल बजाता है और दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और सामने लगभग एक 17-18 साल का लड़का खड़ा था। उसका रंग गोरा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने अपने गले में हेडफोन लटका रखे हुए थे और आंखों पर चश्मा लगा रखा था और साथ में ग्रे कलर की हुडी वाली टी शर्ट के साथ ट्राउज़र पहन रखा था। वह लड़का देखने में क्यूट लग रहा था। उसका चेहरे पर कोई भी बियर्ड नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए शायद अभी तक उसके कोई बियर्ड आई ही नहीं थी। लड़का आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? आर्यन अपने मन में कहता है, इसे देखकर लग रहा है शायद ये रिया का छोटा भाई है। उसने अपने भाई की उम्र लगभग 17-18 साल ही बताई थी और ये लड़का की उम्र का है और साथ ही इसकी शक्ल भी रिया से मैच कर रही है। हाय, मेरा नाम रॉबिन है। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए आर्यन लड़के से कहता है। तो मैं क्या करूं? लड़का चेहरे पर बिना किसी भाव के सख्त लहजे से कहता है। आर्यन लड़के की टोन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर लड़का उसे इतनी सख्त तरीके से बात कर रहा है। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे अपना नाम क्यों बता रहे हो? लड़का फिर से उसी टोन में कहता है।
आर्यन सोचते हुए अपने मन में कहता है, लगता है इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। हाय, मेरा नाम रॉबिन है और मैं रिया के साथ काम करता हूँ। और मैं यहाँ पर रिया को पिकअप करने आया था। अगर वह तैयार है तो क्या तुम उसे मेरे साथ भेज सकते हो? और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तुम रिया के छोटे भाई हो। अच्छा, तो तुम मेरी बहन को पिकअप करने के लिए आए हो, तो क्या तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो? चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वह लड़का कहता है। रॉबिन को बच्चे के सामने अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि लड़के का बात करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही एकदू था। वही आर्यन बच्चे को प्यार से हैंडल करना चाहता था, लेकिन शायद ये लड़का प्यार की भाषा कम ही समझता है, या फिर ये लड़का अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा मैच्योर है, इसीलिए इसके बात करने का लहजा ऐसा है। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या तुम मेरी बहन के करीबी दोस्तों में से एक हो? चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वह लड़का कहता है। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी मुझे बताया क्यों नहीं? अपनी एक आईब्रो के ऊपर करते हुए लड़का कहता है। लेकिन मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये सवाल अपनी बहन से पूछना चाहिए है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें उसे एक बार बाहर बुलाना चाहिए, फिर वह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। आर्यन बहुत ही प्यार से कहता है। क्या तुम? लड़का आगे कुछ कह पाता उसी वक्त पीछे से एक आवाज़ आती है, रोहित तुम उसे अंदर आने दोगे या तुम उसे दरवाजे पर ही खड़ा रखने वाले हो? रोहित पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। प्राची उसे आर्यन को अंदर आने देने के लिए कह रही थी। रोहित प्राची से कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? वह जरूर दीदी का दोस्त होगा, उन्होंने मुझे बताया है कि उनका दोस्त आने वाला है और कुछ देर पहले मैंने तुम्हें भी तो बताया था, इसलिए उसे अंदर आने दो। रोहित ये सुनकर आर्यन की ओर देखता है, लेकिन रोहित के चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। आर्यन भी कुछ नहीं कह रहा था। रोहित कहता है, अंदर आ जाओ, और इतना कहकर रोहित सामने सोफे पर आकर बैठ जाता है। आर्यन एक लंबी सांस लेता है और उसके मुंह से निकलता है, थैंक गॉड, ये बच्चा सच में बहुत ही अलग है। आर्यन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। रोहित आर्यन को इग्नोर करके और अपने कानों पर हेडफोन लगाकर और अपने हाथ में लैपटॉप लेकर उसमें कुछ करने लग जाता है। प्राची मुस्कुराते हुए रोबिन के पास आती है और आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो, मेरा नाम प्राची है और जो तुम ये लड़का देख रहे हो, इस लड़के का नाम रोहित है और यह मेरा छोटा भाई है। उसी वक्त रोहित कहता है, हम दोनों ट्विंस हैं, इसलिए हमारी एज बराबर है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे 5 मिनट छोटे हो और यह बात तुम भूल नहीं सकते हो। रोहित से इतना कहकर फिर वह आर्यन की ओर मुड़ती है। इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इसे ऐसे किसी और के सामने छोटा भाई कहती हूँ तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने यह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि यह हमारा बड़ा भाई हो। मुंह बनाते हुए प्राची कहती है। आर्यन रोहित की ओर देखते हुए कहता है, शायद यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यह अपनी जिम्मेदारियां समझता है। रोहित इस बार कुछ नहीं कहता है, वह शांति से बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। मैंने कहा ना, उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी हैंडसम हो, शायद इसीलिए मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है। हल्की सी मुस्कान के साथ प्राची कहती हैं। ये सुनकर रोहित भी अपनी आंखें ऊपर करता है और आर्यन की ओर देखने लगता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। और आर्यन जब अपने ऊपर रोहित की नज़रें फील करता है तो वह रोहित की देखता है, लेकिन जैसे ही वह रोहित की ओर देखता है, रोहित अपनी नज़रें वापस से लैपटॉप स्क्रीन पर की ओर कर लेता है। आर्यन प्राची की बात को नकारते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों सब छोटी ईफ बहुत अच्छे दोस्त है, और अपने साथ लाया हुआ फ्लावर्स का बुके प्राची को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। प्राची आर्यन की ओर देखकर मुस्कुरा देती है और फूलों का बुके लेते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत सुंदर है। फिर वह अपने मन में कहती है, अब पता चला आखिर क्यों मेरी बहन की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है। उद्धरण चिन्ह, तुम कुछ देर के लिए यहाँ रोहित के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कुछ लाना चाहती हो तो पानी ला सकती हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्राची किचन में चली जाती है। आर्यन रोहित के सामने बैठ जाता है और रोहित को देखे जा रहा था, जो इस समय अपने काम में बिजी था, लेकिन रोहित है 5-10 सेकंड के अंदर एक बार आर्यन की ओर अपनी नज़र उठाकर देख लेता था और फिर अपने काम में बिजी हो जाता था। ये देखकर आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है, लेकिन वह मुस्कान इतनी कम थी कि किसी को दिखाई नहीं देती है। आर्यन अपने पॉकेट में से चॉकलेट निकालता है और रोहित की ओर बढ़ाते हुए कहता है, रोहित, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हारे लिए क्या लेकर आना चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आया हूँ। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी। तुम्हें क्या मैं 10 साल का बच्चा दिखाई दे रहा हूँ जो तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया हो? चेहरे पर बिना किसी भाव के सख्त आवाज में रोहित कहता है। आर्यन ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसने सोचा नहीं था कि रोहित उसे ऐसा कुछ कहेगा। से भी अब कहीं ना कहीं चॉकलेट लाने का आइडिया गलत लग रहा था। माफ़ करना, अगली बार ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम क्या अभी के लिए इसे रख सकते हो? रोहित चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के आर्यन की ओर देख रहा था। फिर वह चॉकलेट की ओर देखता है, फिर वह दोबारा आर्यन की ओर देखता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद वह आर्यन से चॉकलेट ले लेता है। रोहित और आर्यन के बीच में एक बार फिर से शांति छा जाती है। रोहित शांति को तोड़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते हो तो प्लीज़ उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। आर्यन जैसे ही रोहित के मुंह से यह शब्द सुनता है, वह समझ जाता है कि रोहित अपनी बहन की बहुत परवाह करता है।
छोटी ईए उसे हट होते हुए नहीं देखना चाहता है। आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कभी भी रिया की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता और ना ही उसे हट करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन वह तुम्हें पसंद करती है। आर्यन खड़ा होता है और रोहित के बगल में आकर बैठ जाता है। पता है, लेकिन मुझे लगता है रिया मुझसे अच्छा इंसान डिजर्व करती है। फिर तुम उसे डिनर पर क्यों ले जा रहे हो? सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब पता नहीं है, इसलिए तुम अभी के लिए इतना समझ सकते हो। उसकी ज़िंदगी से जाने से पहले मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो उसकी उम्मीदें तुमसे ज़्यादा बढ़ जाएगी? हो सकता है तुम जो कह रहे हो सही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रिया अपनी रियल फीलिंग्स को समझे। क्या तुम जानना चाहोगे मेरी बहन तुम्हें पसंद क्यों करती है? आर्यन, क्योंकि लाइफ में उसे जितने भी लोग मिले हैं उनमें से कभी किसी ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, इसीलिए जब कोई भी इंसान उसकी थोड़ी सी फिक्र दिखाता है तो वह उसे पसंद करने लगती है। और शायद तुमने उससे अच्छा बर्ताव किया होगा, इसीलिए वह तुम्हें पसंद करती होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन को प्यार और पसंद करने में अंतर भी पता नहीं होगा। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रोहित कहता है। आर्यन छोटी ईटा की ओर देख रहा था जो इस समय बहुत सीरियस था। आर्यन कहता है, तुम सच में अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत समझदार है और एक वादा करता, मैं कभी भी उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है तुम्हें वादा वही करना चाहिए जो तुम निभा सकते हो, और मुझे नहीं लगता तुम इस वादे को कभी निभा पाओगे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रही। ये मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 68। तुम एक हैकर हो, क्योंकि लाइफ में उसे जितने भी लोग मिले हैं उनमें से कभी किसी ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, इसीलिए जब कोई भी इंसान उसकी थोड़ी सी फिक्र दिखाता है तो वह उसे पसंद करने लगती है। और शायद तुमने उससे अच्छा बर्ताव किया होगा, इसीलिए वह तुम्हें पसंद करती होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन को प्यार और पसंद करने में अंतर भी पता नहीं होगा। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रोहित कहता है। आर्यन रोहित की ओर देख रहा था जो इस समय बहुत सीरियस था। आर्यन कहता है, तुम सच में अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत समझदार है और एक वादा करता हूँ, मैं कभी भी उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है तुम्हें वादा वही करना चाहिए जो तुम निभा सकते हो, और मुझे नहीं लगता तुम इस वादे को कभी निभा पाओगे। और हाइफन डोंट वरी, मैं वादा वही करता हूँ जिसे मैं निभा सकता हूँ। रोहित कुछ नहीं कहता है, वह चुप था। वह आर्यन की ओर देख रहा था। आर्यन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अपना हाथ रोहित की ओर बढ़ाता है और कहता है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? रोहित आर्यन के हाथ की ओर देखता है, फिर आर्यन के चेहरे की ओर देखता है और कुछ देर सोचने के बाद वह आर्यन से हाथ मिला लेता है। तुम इतने भी एकदू नहीं हो जितना मैंने सोचा था। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, तुम्हें देखकर मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई। उसे भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह लोगों से बात करना पसंद नहीं था। उसके आसपास ऐसा ऑरा रहता था जिसे देखकर सब उससे डरते थे, इसलिए कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। तीखी मुस्कान के साथ आर्यन कहता है, अगर ऐसा था तो तुमने उससे दोस्ती कैसे की? यह एक बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में तुम्हें बताऊंगा। मुझे यकीन है तुम्हें सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसके जितना अकड़ू इंसान मैंने दुनिया में आज तक किसी को न ही देखा। यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी इतने अकड़ू नहीं थे। आर्यन भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही कह देता है। तुमने कहा कि तुम्हें पुराने दोस्त की याद आ गई, तो क्या अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो? सवालिया नज़रों से रोहित आर्यन की ओर देख रहा था। तुमने सही कहा, अब हम साथ नहीं है, बल्कि कई सालों से मैंने उसे देखा तक नहीं है। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई? न जाने क्यों रोहित को आर्यन की स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वह एक के बाद एक सवाल पूछता ही जा रहा था। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक एक दिन वह मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया, और इस तरह से गायब हुआ कि मैं आज तक उसे कभी मिल नहीं पाया। यहाँ तक कि वह उस समय भी मेरे सामने नहीं आया जब मुझे उसकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहते समय आर्यन की आंखों में उदासी छा जाती है, जिसे रोहित देख लेता है। इस का मतलब तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारे खराब समय में छोड़कर चला गया था, उसके बावजूद भी तुम उसे अभी तक याद करते हो। तुम्हें नहीं लगता ऐसे दोस्तों को भुला देना ही सही होता है? ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। आर्यन रोहित की ओर देखते हुए कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। शायद इसीलिए मैं उससे अभी तक नाराज हूँ। मेरे मन में उसे लेकर कई सारे सवाल हैं जिन्हें मैं उससे पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वह इस समय कहाँ है और कैसा है। लेकिन क्या पता जब मैं मुसीबत का सामना कर रहा था उसी वक्त वह भी मुसीबत का सामना कर रहा हो। इसलिए जब तक मुझे यह नहीं पता चल जाता कि उसकी मजबूरी क्या थी, मुझे उसे दोष नहीं देना चाहिए, और शायद इसीलिए मैं उसे अभी तक याद करता हूँ। अब तुम समझ गए? रोहित चेहरे पर बिना किसी भाव के कहता है, मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्यार ही है, लेकिन आज समझ आया दोस्ती भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। एक बात जानना चाहोगे, आज तक मैंने कभी भी किसी के सामने इस तरह से अपने दिल की बात नहीं की है। तुम पहले इंसान जिसके सामने मैंने ऐसा कुछ कहा है। तो फिर मेरे सामने क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारा करैक्टर मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है, शायद इसीलिए मैंने तुमसे ये सब कहा। तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो, रोहित आर्यन से कहता है। शुक्रिया, हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन जवाब देता है। आर्यन को रोहित से बात कर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी।
अचानक से आर्यन की नज़रें रोहित के लैपटॉप पर जाती है। लैपटॉप की ओर देखते हुए आर्यन की पलकें हैरानी से बड़ी हो जाती है। जब रोहित महसूस करता है कि आर्यन इस समय उसके लैपटॉप को ही देख रहा है तो वह जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। आर्यन रोहित की ओर देख रहा था। रोहित आर्यन से नज़र चुराते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही आर्यन रोहित से कहता है, क्या तुम एक हैकर हो? ये सुनकर रोहित के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, क्योंकि उसने आर्यन के मुंह से ऐसे सवाल की अपेक्षा नहीं की थी। रोहित कोई जवाब नहीं दे रहा था, चुप हो जाता है। आर्यन एक बार फिर से पूछता है, क्या तुम एक हैकर हो? क्योंकि तुम जिस वेबसाइट का यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ सिर्फ हैकर्स करते हैं, इसलिए मुझे बताओ क्या तुम एक हैकर हो? रोहित अभी भी चुप था। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम हैकर हो, क्योंकि तुम जिस वेबसाइट का यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ कोई प्रोफेशनल हैकर ही कर सकता है। तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में पता है, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान को इसके बारे में नहीं पता हो सकता। तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? रोहित हैरान होते हुए आर्यन से कहता है, इसका मतलब मैं सही हूँ। उसी वक्त वहाँ पर प्राची आ जाती है। प्राची को देखकर रोहित और आर्यन दोनों ही चुप हो जाते हैं। प्राची रोहित की ओर देखते हुए कहती हैं, क्या बात है, तुम आज किसी अजनबी को अपने ही तना करीब बैठने दे रहे हो? जहाँ तक मुझे लगता था तुम्हें तो लोगों से दूरी बनाना पसंद है, लेकिन देखो आज तुम रॉबिन के इतना करीब बैठे हो। मानना पड़ेगा रॉबिन, तुम्हारे अंदर सच में कोई तो खास बात है। प्राच, बड़ी ही अपनी जबान थोड़ी कम चलाया करो। रोहित तीखी नज़रों से प्राची की ओर देखते हुए कहता है। आर्यन कुछ नहीं कहता है, वह रोहित की परेशानी समझ जाता है। उसे समझ आ गया था कि वह प्राची के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वह भी चुप रहता है। आर्यन प्राची से कहता है, मैं बस रोहित के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह, लेकिन मुझे लगता है तुम ये कोशिश गलत जगह कर रहे हो, क्योंकि रोहित को दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अगर तुम इसकी जगह पर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। प्राची, कुछ भी मत कहो। किसने कहा कि मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है? इसमें किसी के कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम सबको दिखाई देता है। आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, उसके बावजूद भी तुम ये कह रहे हो। तीखी मुस्कान के साथ प्राची कहती हैं, प्राची मेरे दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अपने टाइम खराब करना पसंद नहीं है। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। वैसे भी तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान को अपना दोस्त कौन बनाना चाहेगा? प्राची, तुम हद से ज़्यादा कह रही हो। मेरा छोड़ो रोहित, आज तुम्हें क्या हो गया है, इतना क्यों बोल रहे हो? प्राची, आर्यन समझ जाता है अगर उसने अब इन दोनों को रोका नहीं तो शायद ये ट्विंस यहीं पर झगड़ पड़ेंगे। वह बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, एक दूसरे को सुनाना बंद करो। क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ना चाहते हो? रोहित कुछ नहीं कहता है, मुंह बनाकर शांति से बैठ जाता है। प्राची भी आर्यन की बात मान जाती है और रोहित को इग्नोर कर देती है और आर्यन को भी लाश देते हुए कहती हैं, रॉबिन तुम्हारे लिए पानी का गिलास आगे करते हुए प्राची कहती है। आर्यन पानी का गिलास उठाता है और उसे पीने के लिए अपने होठों के करीब लाता है। ये देखकर प्राची के चेहरे पर किसी मुस्कान छा जाती है। रोहित प्राची की मुस्कान को देख लेता है। वह समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह आर्यन को रोकने के लिए पलटता है, रॉबिन। लेकिन वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही आर्यन पानी पी लेता है और जैसे ही पानी का एक घूंट उसकी जीभ पर जाता है वह पानी अपने मुंह से थूक देता है। जैसे ही रॉबिन पानी थूकता है प्राची हंसने लगती है। रोहित चिल्लाते हुए कहता है, प्राची क्या मिलाया है तुमने पानी में? लेकिन प्राचीन जोर जोर से हंस रही थी। प्राची, हंसना बंद करो, उसकी हालत खराब है, बताओ तुमने पानी में क्या मिलाया था? रोहित अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहता है, रिलैक्स, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहर नहीं था, सिर्फ 3 चम्मच नमक था। ये सुनकर रोहित और आर्यन दोनों ही प्राची की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। आर्यन का मुंह का टेस्ट एकदम खराब हो चुका था। वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। वह अपने दिमाग को शांत करता है और प्राची से कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? रोहित किचन की ओर जाता है और भागकर साफ पानी लेकर आता है और आर्यन को देते हुए कहता है, पहले इसे पी लो, तुम्हारा मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। आर्यन रोहित के पकड़े हुए गिलास की ओर देखने लगता है। गिलास को देखते हुए वह यही सोच रहा था कि उसे अब पानी पीना चाहिए या नहीं। रोहित आर्यन की नज़रों का मतलब समझ जाता है कि आर्यन को पानी पीने से डर लग रहा है। ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये साफ पानी है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, इसे पी लो वरना तुम्हारे मुंह का टेस्ट सही नहीं हो पाएगा। जब रोहित ये कहता है तो आर्यन को तसल्ली होती है और वह रोहित की बात मानकर पानी पी लेता है। जैसे ही वह पानी पीता है उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। गिलास वापस रोहित को देने के बाद प्राची की ओर देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहित भी आर्यन का साथ देते हुए कहता है, प्राची बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी भोली भाली शक्ल देखकर तुम्हें छोड़ दिया। तीखी मुस्कान के साथ प्राची जवाब देती है, लेकिन मैंने तुम्हारा बिगड़ा क्या है जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ ऐसा किया? इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहन को रिजेक्ट किया है, एटीट्यूड दिखाते हुए प्राची कहती हैं। आर्यन ये सुनकर चुप हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह इस सिचुएशन में एक 17-18 साल की लड़की के साथ कैसे डील करें। रोहित कहता है, प्राची तुम सच में पागल हो, तुम्हें इसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। प्राची रोहित की ओर देखते हुए कहती हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी इसकी मुलाकात हुए 10 मिनट भी नहीं हुई है और तुम इसका सपोर्ट ले रहे हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा।
जो गलत है उसे गलत कह रहा हूँ। रोहित और प्राची के बहस चालू थी और उसी वक्त रिया अपने बेडरूम से बाहर आती है और प्राच बड़ी ही रोहित को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखती हैं। तुम दोनों कर क्या रहे हो? और तुम दोनों रोबिन के सामने भी लड़ने लगे। रोहित कहता है दीदी आप जानती भी हैं प्राची ने रोबिन के साथ क्या किया है। लेकिन रोहित आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कुछ नहीं किया, वह सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? रोहित आर्यन से कहता है वह सिर्फ छोटा सा मजाक था। रिया समझ जाती है यहाँ पर कुछ देर पहले जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वह कहती है प्राची तुमने क्या किया? प्राची को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब देना चाहिए क्योंकि वह फंस चुकी थी। कहानी मैं आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 69 मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। लेकिन रोहित आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कुछ नहीं किया, वह सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? रोहित आर्यन से कहता है वह सिर्फ छोटा सा मजाक था। रिया समझ जाती है ये पर कुछ देर पहले जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वह कहती है प्राची तुमने क्या किया? प्राची को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या जवाब देना चाहिए क्योंकि जब रिया को पता चलेगा कि उसने रोबिन के साथ उसने पहले क्या किया था तो वह उसे काफ़ी डांटने वाली है। उसने वह हरकत कर तो दी लेकिन अब उसके पास इस डांट से बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह अब फंस चुकी थी। प्राची अपनी नज़रें रिया से मिला नहीं पा रही थी। रयन प्राची की परेशानी समझ पा रहा था कि उसे अब रिया से डर लग रहा है। आर्यन कहता है रिया कुछ नहीं हुआ, तुम्हें प्राची से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राची ने सिर्फ मेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया था और रोहित को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह तुमसे प्राची की शिकायत कर रहा है। कैसे मजाक किया था? आर्यन बात को टालने की कोशिश करते हुए कहता है रिया इस बात को छोड़ो और अब क्या तुम यहीं पर रहने वाली हो? मैं तुम्हारा काफ़ी देर इंतजार कर रहा हूँ। प्राची को अंदर से खुशी होती है कि आर्यन ने उसकी शिकायत नहीं की, इसलिए उसे अब घबराने की ज़रूरत नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है आपने सुना रिया दी रोबिन ने क्या कहा? मैंने सिर्फ उसके साथ छोटा सा मजाक किया था और उसे उसका बुरा भी नहीं लगा। आप भी ना मुझ पर फालतू में गुस्सा हो रही थी और रोहित इसके बारे में क्या बात करना, ये तो है ही ऐसा। मेरी हर बार किसी न किसी बात को लेकर आपसे शिकायत करता है। मासूम सा चेहरा बनाते हुए प्राची कहती है। रोहित कोल्ड टोन में कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें रोबिन ने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कब छोटी ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी ना हो। रोहित मुझे ज्ञान देना बंद करो। आर्यन कहता है रोहित अब जान भी दो, ये छोटी सी बात थी, इसे इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिया कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग किस बारे में बात करते हो? क्या कोई मुझे इस बारे में बताएगा? आर्यन कहता है और मुझे लगता भी नहीं कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत है। अगर तुम तैयार हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? रिया दी अब उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। आर्यन के फोर्स करने के कारण रिया अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है ठीक है। प्राची इन सारी बातों में किसी ने एक चीज़ तो नोटिस की ही नहीं क्या? रिया कहती है यही कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। एक साइड होते हुए प्राची कहती हैं। जैसे ही प्राची यह कहती है सभी लोग रिया की ओर देखने लगते हैं। रोहित कहता है रिया दी आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। आर्यन रिया तुम बाकी दिनों से आज अलग लग रही हो लेकिन अच्छी लग रही हो। ये सुनकर रिया शर्मा जाती है। शर्म के कारण उसके गाल लाल हो जाते हैं और शर्म के कारण उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। रिया ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे और स्ट्रेट थे। इसके साथ उसने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था और पैरों में उसने हाई हील्स पहन रखी थी। वह सच में आज बहुत सुंदर लग रही थी। लगता है अब हमें चलना चाहिए। रिया ये सुनकर आर्यन की ओर बढ़ती है और दोनों बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। उसी वक्त रोहित पीछे से रोकते हुए आर्यन से कहता है रोबिन क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है? ये सुनकर रिया और प्राची दोनों ही रोहित को हैरानी से देखने लगते हैं। प्राची कहती है तुमने क्या कहा अभी? रोहित बिना किसी भाव के कहता है लगता है तुम्हारे कान खराब है, वैसे भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वह एक बार फिर से रोबिन से कहता है रोबिन क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है? रिया और प्राची अभी भी रोहित को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन आर्यन को कोई हैरानी नहीं होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम अपना फ़ोन दो, मैं उसमें अपना नंबर फिल कर देता हूँ। ये सुनकर रोहित अपना फ़ोन निकालकर आर्यन को दे देता है और आर्यन अपन नंबर रोहित के फ़ोन में फीड करके रोहित को वापस कर देता है। रिया और प्राची दोनों ही ये देखकर हैरान थी। वह बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर रोहित को देख रही थी, लेकिन रोहित उन दोनों को ही इग्नोर कर देता है और रॉबिन से कहता है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मुस्कुराते हुए आर्यन कहता है ठीक है, तुम फिर डिनर एंजॉय करना। इतना कहकर रोहित अंदर चला जाता है। प्राची और रिया दोनों और अभी भी किसी भूत की तरह रोहित को अंदर जाते हुए देख रही थी। प्राची कहती है रिया दी जो मैंने अभी देखा, क्या आपने भी वही देखा? रिया भी प्राची का जवाब देते हो कहती है हाँ मैंने भी वही देखा है, लेकिन अभी भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। रिया और प्राची को इतना हैरान देखकर आर्यन को समझ नहीं आ रहा था रिया और प्राची आखिर किस बारे में बात कर रही है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो और तुम्हें किस पर विश्वास नहीं हो रहा है? आर्यन की बात सुनकर रिया आर्यन की ओर देखते हुए कहती है रोबिन कुछ ही देर में तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? क्या मतलब है मैंने क्या किया से है?
रोहित ने तुमसे तुम्हारा नंबर क्यों मांगा? आर्यन को अभी भी रिया का सवाल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आर्यन जवाब देते हुए कहता है, हाँ उसने मेरा नंबर मांगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोहित मुंह जैसे बात करना चाहता है, इसलिए उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा है। क्या तुम दोनों इसी बात पर इतना हैरान हो? प्राची कहती है, रोबिन ये हैरानी की बात ही है, इसलिए हम दोनों इतना हैरान है। रोहित ने आज से पहले कभी छोटी इसी का नंबर नहीं मांगा, और उनका तो बिल्कुल नहीं जिसे वह पहली बार मिला हो, लेकिन आज पहली मुलाकात में उसने तुमसे तुम्हारा नंबर लिया और यह भी कहा कि वह तुम्हें कॉल करेगा। ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। आर्यन भी ये सुनकर थोड़ा हैरान था। वह कन्फर्म करने के लिए एक बार और पूछता है, क्या सच में उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया? रिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, रॉबिन मेरा भाई बहुत ही एरोगेंट है। उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। वह हर वक्त पढ़ाई करता रहता है और वह पर जब भी फ्री होता है अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए उसके दोस्त तक नहीं है। तुम ऐसा कह सकते हो वह हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन दोस्त बनाने में बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने कभी भी किसी को सामने से अपना दोस्त बनाने के लिए अप्रोच नहीं किया है। तुम पहले इंसान जिससे उसने इतनी प्यार से बात की है और तुमसे आगे भी बात करना चाहता है, और इसीलिए उसने तुम्हारा नंबर भी मांगा है। आर्यन रोहित के बारे में जानकर बहुत ही हैरान था। जिस उम्र में लड़के या लड़कियां दोस्तों के साथ घूमने फिरना और मस्ती करना पसंद करते हैं, उसी उम्र में रोहित को दोस्त बनाना ही पसंद नहीं है, और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है और वह अपना सारा समय अकेले में बिताता है। आर्यन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आया रोहित ने मुझे शुरुआत में ऐसे बात क्यों की थी। रिया चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन जो भी हो मैं रोहित के लिए खुश हूँ। कम से कम पहली बार उसने किसी से दोस्ती करने की कोशिश तो की। आर्यन और प्राची भी रिया की बात से सहमत थे। रिया दी, मुझे लगता है अब आप दोनों को जाना चाहिए। कब तक आप रोहित के बारे में बातें करते रहोगे? रोहित को आज तक कोई समझ पाया है जो अब हमें समझ आएगा, इसलिए उसकी फिक्र छोड़कर आप दोनों एंजॉय करने जाओ। आर्यन और रिया दोनों प्राची की बात मानकर वहां से चले जाते हैं। प्राची के गेट के बाहर खड़ी कार में दोनों बैठकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। वह होटल का फी शानदार थी। होटल का नाम सनशाइन होटल लिखा हुआ था, जो कि इस शहर की टॉप 5 स्टार होटल में से एक थी। आर्यन रिया के लिए कार का दरवाजा खोलता है और रिया कार से बाहर उतरती है, लेकिन रिया होटल को देखकर हैरान रह जाती है। वह आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए कहती है, आर्यन हम सनशाइन होटल में क्यों आए? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 70 इट्स टू एक्सपेंसिव। लगभग आधे घंटे बाद कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। वह होटल काफ़ी शानदार थी। होटल का नाम सनशाइन होटल लिखा हुआ था, जो कि इस शहर की टॉप 5 स्टार होटल में से एक थी। आर्यन रिया के लिए कार का दरवाजा खोलता है और रिया कार से बाहर उतरती है, लेकिन रिया होटल को देखकर हैरान रह जाती है। वह आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए कहती है, आर्यन हम सनशाइन होटल में क्यों आए? रिया, ये कैसा सवाल है? रिया, क्या तुम भूल गई हम दोनों डिनर के लिए आए हैं, और जब मैंने हमारे डिनर का अरेंजमेंट इसी होटल में ही किया है तो हम इसी होटल में आएंगे ना? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन कहता है। ये सुनकर रिया के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। वह आंखें फाड़कर आर्यन की ओर देख जा रही थी। रॉबिन, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने यहाँ पर डिनर का अरेंजमेंट किया है? हाँ, और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई है? रॉबिन, क्या तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? उसकी जगह पर तुम मुझ से पूछ रही हो कि मुझे ये जगह पसंद आई है या नहीं। अगर तुम्हें जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? रिया रॉबिन को इस तरह से नादान बनते हुए देखकर और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वह रॉबिन पर भड़कते हुए कहती है, रॉबिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें यहाँ आने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए ना? तुम जानते भी हो अगर हम यहाँ डिनर करेंगे वह कितना एक्सपेंसिव होगा। इतना एक्सपेंसिव होगा कि तुम्हारी और मेरी दोनों की एक महीने की सैलरी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, और यह सब जाने के बावजूद तुम मेरे सामने ऐसे रिएक्ट कर दो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। रिया, शांत हो जाओ। आई नो तुम नहीं चाहती हो हम ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ डिनर कराना चाहता हूँ। क्या तुम भूल गई तुम्हारे ड्रीम था? और वैसे भी इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। रिया को समझ नहीं आ रहा था आर्यन कौन से ड्रीम की बात कर रहा है। वह ये सुनकर थोड़ी हैरान रह जाती है, इसलिए मैं जानना चाहते थे आर्यन किस बारे में बात कर रहा है। मेरा ड्रीम था से तुम्हारा मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के शांत लहजे से आर्यन कहता है, क्या तुम भूल गई पिछले साल जब तुमने मुझे कहा था कि मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ छोटी इसी शानदार 5 स्टार होटल में डिनर करूंगी? तुमने ऐसा कुछ कहा था। क्या तुम्हें अभी भी वह बात याद है? रिया चुप थी। वह कोई जवाब नहीं देती है। वह आर्यन की बातें सुन रही थी। लेकिन अभी तक तुमने अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढा। तुमने मेरे अलावा किसी और को चुना ही नहीं। इसलिए मैं भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, लेकिन एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूं कि अपने दोस्त का एक छोटा सा सपना पूरा कर सकूं। ये सुनकर रिया एक बार फिर से सरप्राइज हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रॉबिन हो इतनी पुरानी बात भी याद है, और उस वक्त रिया ने यह बात सीरियसली नहीं कही थी, सिर्फ एक मजाक के तौर पर कही थी। उसके बावजूद भी रॉबिन को ये बात याद है। ये सोचकर रिया इमोशनल हो जाती हैं। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे दिन कहा था, लेकिन तुम जानते हो ना मैंने सिर्फ वह मजाक में कहा था। मैं उसे
लेकर सीरियस नहीं थी और वैसे भी मैं अपनी औकात जानती हूँ, इसलिए मैं वही सपना देख सकती हूँ जो मैं पूरा कर सकती हूँ और यहाँ पर डिनर करना मेरी औकात से बाहर है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती। आर्यन रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रिया कैसी बातें कर रही हो। इस दुनिया में सभी को सपने देखने का हक है और तुमने ये सपना देखकर कोई गलती नहीं की है। इस दुनिया में सबकी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कई लोग उस ख्वाहिश को पूरा कर पाते हैं और कई लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ख्वाहिश रखता गलत है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कभी कभी इंसान को अपने लिए थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए। और रही तुम्हारी औकात की बात, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ होती है, इसलिए ये सोचना बंद करो कि इस होटल में डिनर करना तुम्हारी औकात से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर डिनर करना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी लोग ही आते हैं, वह भी हमारी तरह इंसान नहीं होते हैं। लेकिन रॉबिन फिर भी ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। रिया मैंने कहा ना, उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत ना ही है। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो, इसलिए मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो। आर्यन कितना समझने के बावजूद भी रिया अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसका दिल ये करन एक ही गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते थे। अगर तुमने दोबारा एक शब्द और कहा तो शायद हमारी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर अब रिया घबरा जाती है। रॉबिन ऐसा मत कहो, अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना कहूँ तो फिर तुम्हें अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिया अभी भी सच में डूबी हुई थी कि उसे क्या करना चाहिए। जवाब दो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, सख्त आवाज में रॉबिन कहता है। रिया के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे रॉबिन बार बार फोर्स कर रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे रॉबिन की बात मान नी ही पड़ती है। वह अपना सर हाँ में हिला देती है। वेरी गुड, अब अपना हाथ दो, हल्की सी मुस्कान के साथ आर्यन कहता है। रिया ये सुनकर आर्यन की ओर सवालिया नज़रों से देखने लगती है। रिया आंखों में आए हुए सवाल को आर्यन देख लेता है। वह कहता है, अगर तुम अपना हाथ नहीं दोगी तो हम दोनों साथ में अंदर कैसे जाएंगे। रिया अपने हाथ से रॉबिन के बाजू को पकड़ लेती है। वह इस समय काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वह पहले कभी भी इतनी एक्सपेंसिव जगह पर नहीं आई थी। यह उसकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वह किसी ऐसी जगह पर आई है। वह इतनी एक्सपेंसिव जगह पर आना तो दूर की बात थी, वह तो कभी इस बारे में सोचती तक नहीं थी। इसल छोटी ये वह कभी 5 स्टार होटल तो क्या कभी 3 स्टार होटल में भी नहीं गई। वैसे भले ही रिया इस शहर के सबसे बड़े क्लब मून नाइट क्लब में काम करती थी, जो बेंगलुरु शहर का सबसे एक्सपेंसिव क्लब था, वह वहाँ पर काम करती थी, इसीलिए उसे क्लब में जा पाए थे, वरना वह कभी भी दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए उस क्लब को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। रिया और रॉबिन दोनों साथ में चल रहे थे। रिया अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाकर देख रही थी। वह देख रही थी कहीं आसपास वाले सभी लोग उसे ही तो नहीं देख रहे हैं। भले ही इस समय रिया को कोई भी देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी रिया को ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ से गुजरने वाले सभी लोग उसी की ओर देख रहे थे। वो ये सोचकर भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। आर्यन भी महसूस कर पा रहा था कि रिया काफ़ी नर्वस है। आर्यन अपने दूसरे हाथ से रिया के हाथ को थपथपाते छोटे हुए कहता है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों होटल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां पर एक गार्ड दोनों का सल्यूट करता है और उनका वेलकम करता है। होटल के अंदर कदम रखते ही रिया और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वह अपने आप को अंदर ही अंदर शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पर दिखाई ना दे, लेकिन न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही रॉबिन रिया दोनों होटल में पहुंचते हैं, एक स्टाफ मेंबर उनके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम सर, हमें बहुत खुशी है कि आज आपने अपने शाम गुजारने के लिए सनशाइन होटल को चुना है। जहां पर रिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, वहां पर ही आर्यन काफ़ी रिलैक्स था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वह बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये रिया की तरह पहली बार नहीं था, क्योंकि उसे बचपन से ही इसकी आदत थी। आर्यन बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैंने यहाँ पर अपने लिए टेबल बुक करवाई थी, क्या आप हमें हमारी टेबल दिखा सकती है? जी सर, क्या आप मुझे पहले अपना रिजर्वेशन स्लिप दिखा सकते हैं? आर्यन स्टाफ मेंबर को अपने मोबाइल में रिजर्वेशन की बुकिंग की स्लिप दिखाता है। उसे देखकर लेडी आर्यन और रिया को टेबल के पास ले जाती हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मर टियाल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 71 समवन स्पेशल। जहां पर रिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, वहां पर ही आर्यन काफ़ी रिलैक्स था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वह बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये रिया की तरह पहली बार नहीं था, क्योंकि उसे बचपन से ही इसकी आदत थी। आर्यन बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैंने यहाँ पर अपने लिए टेबल बुक करवाई थी, क्या आप हमें हमारी टेबल दिखा सकती है? जी सर, क्या आप मुझे पहले अपना रिजर्वेशन स्लिप दिखा सकते हैं? आर्यन स्टाफ मेंबर को अपने मोबाइल में रिजर्वेशन की बुकिंग की स्लिप दिखाता है और उसे देखकर स्टाफ लेडी आर्यन और रिया को टेबल के पास ले जाती हैं। उस एरिया के सारे टेबल अलग अलग पार्टीशन में बटे हुई थी कि दूसरी टेबल वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता था, वह बस उसका सर देख सकता था, लेकिन उनकी टेबल एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रही थी। यह वीआईपी एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी यह काफ़ी एक्सपेंसिव था। आर्यन और रिया के लिए जो टेबल बुक थी उसे गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। उस टेबल के बीचों बीच में एक वास रखा हुआ था जिसमें पिंक कलर के गुलाब के फूल लगे हुए थे। वह काफ़ी सुंदर था। उसे देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि किसी ने उसके लिए पहले कभी भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया था। ये
पहली बार था जब किसी ने उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया था, और यह अरेंजमेंट करवाने वाला कोई और नहीं आर्यन था। ये सोचकर वह और ज़्यादा खुश थी, और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। स्टाफ मेंबर रिया और आर्यन को दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। आर्यन रिया के लिए टेबल खींचता है और रिया को बैठने के लिए कहता है। आर्यन की बात मानकर रिया चेयर पर बैठ जाती है। उसे बहुत खुशी हो रही थी और उसकी खुशी इस समय उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसके नर्वसनेस अब कम हो चुकी थी क्योंकि आसपास उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, इसलिए वह अब आर्यन के साथ थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। आर्यन भी रिया को देखकर समझ गया था कि रिया अब कम नर्वस है। वह धीरे धीरे बेटर फील करती जा रही है और उसे उसके चेहरे की खुशी से यह साफ दिखाई दे रहा था। रिया के चेहरे की खुशी को देखकर आर्यन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान छा जाती है। वह रिया की ओर मेनू कार्ड आगे करते हुए कहता है, तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। थैंक्स, अब तुम्हें जो भी पसंद हो तुम ऑर्डर कर सकती हो। रिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए मेनू कार्ड ले लेती है और मेनू कार्ड देखने लगती है। आर्यन भी मेनू कार्ड देख रहा था। योजक चिन्ह। वहीं दूसरी ओर सनशाइन होटल के वीवीआईपी एरिया के प्राइवेट रूम में कुछ लड़कियां एंजॉय कर रही थी। ये लड़कियां कोई और नहीं काव्या और सिया की दोस्ती थी। काव्या और सिया भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। काव्या ने डार्क ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे और स्ट्रेट थे और साथ ही उसने बहुत ही हल्का मेकअप किया हुआ था। उसने होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी जो इस समय गुलाबी गुलाब की तरह कोमल पंखुड़ियां के समान लग रहे थे। वह बहुत ही स्टनिंग और अट्रैक्टिव लग रही थी और साथ ही उसका ऑरा पूरे कमरे में बैठे हुए सभी लड़कियों से उसे अलग बना रहा था। वही समय सोफे पर किसी राज्य की महारानी की तरह बैठी हुई थी और उसके हाथ में रेड वाइन का गिलास था जिसे वह अपने हाथ से हल्के हल्के हिला रही थी और उस गिलास की वाइन को देख रही थी। जहां काव्या के सभी दोस्त एकदम बड़े उसरे से बात करने में बिजी हो रही थी, वही काव्या अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके बगल में बैठी हुई सिया ये नोटिस कर लेती हैं और कहती है, काव्या कितनी देर से देख रही हूँ, तुम एकदम चुप हो, कुछ भी नहीं कह रही हो। ऐसे लग रहा है जैसे मानो तुम हमारे साथ बैठी ही नहीं हो। तुम तो एक अलग ही दुनिया में खोई हुई हो। ऐसी भी कौन सी खास बात है जिसके बारे में तुम इतना सोच रही हो कि हम सभी के साथ बैठे रहने के बावजूद भी हमारे साथ मौजूद नहीं हो। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती है, लेकिन वह मुस्कान कुछ पल के लिए ही थी, फिर अगले ही पल गायब हो जाती है। भूमि कहती है, काव्या तुमने अभी मुस्कुराया, इसका मतलब तुम सच में एक गहरी सोच में डूबी हुई हो। भूमि काव्या की कॉलेज फ्रेंड थी, उसी ने आज की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसी के कहने पर सिया ने काव्या को यहाँ आने के लिए फोर्स किया था। भूमि का सवाल सुनकर काव्या की बाकी दोस्त काव्या की ओर देखने लगती है। वह सभी काव्या के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती है। वह अभी भी उसी तरह से वाइन को देखे जा रही थी। सिया कहती है, काव्या बताओ ना, तुम क्या सोच रही हो। काव्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं इस वक्त किसी स्पेशल के बारे में सोच रही हूँ और मैं चाहकर भी उसके बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर काव्या के सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। वह हैरानी से काव्या की ओर देखने लगती है। भूमि कहती है, तुमने क्या कहा कि तुम किसी स्पेशल के बारे में सोच रही हो? इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद आ गया है? फाइनली काव्या सिंह को कोई पसंद आ गया है। सिया भी हैरान थी, काव्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है और तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे यह बात शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 72 बेफिजूल की कहानी। सिया भी हैरान थी, उसे भी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। काव्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है और तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे यह बात शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काव्या से शिकायत करते हुए सिया कहती हैं। काव्या की दूसरी फ्रेंड सिया से कहती है, सिया अपनी शिकायत करना बंद करो, क्योंकि हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि काव्या ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया, बल्कि हमें ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वह कौन इंसान है जिसे काव्या ने पसंद किया है। फिर वह आगे काव्या की ओर देखते हुए कहती हैं, काव्या की पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे यकीन है कि इसने जिसे पसंद किया होगा वह कंपनी का बड़ा सीईओ ही होगा या फिर वो किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन होगा। और अगर ऐसा इंसान के बारे में बात करें तो करंटली सबसे रिच, सबसे स्मार्ट, सबसे डैशिंग और मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर तो एक ही है। कहीं काव्या ने उसी को तो पसंद नहीं किया है? भूमि कहती है, कशिश तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? कहीं तुम्हारा इशारा साहिल सिंघानिया की ओर तो नहीं है? क्योंकि तब छोटे उमर ने अभी जो क्वालिटीज़ बताई है वे सभी तो सिर्फ इस वक्त एक ही इंसान में नजर आती है और वह साहिल सिंघानिया है। तुमने सही पहचाना भूमि, मेरा मतलब साहिल सिंघानिया से ही था। हल्की सी मुस्कान के साथ कशिश कहती है, लेकिन क्या तुम ये बात भूल गई हो, साहिल सिंघानिया इंगेज्ड है, उसकी फियांसे है और उसका नाम शनाया मित्तल है, इसलिए बोलने से कम एक बार सोच तो लेना चाहिए। भूमि सख्त आवाज में कहती हैं, मैंने जो भी कहा है सोच समझ कर ही कहा है। क्या तुम ये भूल रही हो कि 2 दिन पहले ही साहिल सिंघानिया की एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है? और रही उसकी फियांसे शनाया मित्तल की बात, तो उसकी फैमिली की कंपनी को तो काव्या के भाई ने टेक ओवर कर लिया है और यह न्यूज़ देश की मीडिया की हेडलाइन है। और जब से यह न्यूज़ बाहर आई है लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह सब कुछ शनाया मित्तल की सगाई तोड़ने के लिए किया गया है। कहीं ये सब आई इसलिए तो नहीं तोड़ी गई है कि काव्या साहिल सिंघानिया को पसंद करने लगी है?
सिया कशिश से तीखे अंदाज में कहती है, कुछ भी मत कहो और तुम जो भी कह रही हो वह सब कुछ तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि काव्या साहिल सिंघानिया को पसंद नहीं कर सकती है, क्योंकि काव्या आज तक उससे कभी मिली तक नहीं है और जिस इंसान से वह मिली नहीं है उस इंसान को पसंद कैसे कर सकती है। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि काव्या के आई ने काव्या के लिए साहिल को चुना हो। हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। सिया अब कशिश की बातों से फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही थी। वह अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहती है, जब मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? ये सब कुछ तुम कह रही हो। काव्या थोड़ी कह रही है, देखो वो अभी तक चुप है, इसका मतलब मैं सही कह रही हूँ। ये सुनकर भूमि के साथ बाकी गर्ल्स भी धीरे धीरे कशिश के शब्द और पर विश्वास करना शुरू कर देती हैं। अब उन्हें भी यही लग रहा था, शायद कशिश जो कह रही है वह सही है। सिया को अब ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वह कहती है कि तुम लोगों को भी इसकी बातों पर भरोसा है? और भूमि, क्या तुम्हें भी भरोसा है? भूमि टूटी हुई आवाज में कहती है, भरोसा नहीं है, लेकिन कशिश कहना भी सही है। काव्या कुछ नहीं कह रही है, वह अभी तक चुप है। शायद वह इसलिए चुप है क्योंकि कशिश सही कह रही है। काव या इन सब की गलतफहमी जल्द से जल्द दूर करो। ये लोग तुम्हारे बारे में कितनी देर से गलत समझ रहे हैं, इन्हें बता दो तुम्हारे और साहिल सिंघानिया के बीच में कुछ नहीं है। सिया काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं। सबके इतना कहने के बावजूद भी काव्या कुछ नहीं कह रही थी। सिया अकेली ही काव्या की तरफ से बोल रही थी। काव्या काफ़ी देर से ये सब कुछ सुन रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह फिर सिया की ओर देखती है जिसके चेहरे पर इस समय मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। काव्या जो इतनी देर तक चुप थी, वह कहती है, अपनी यह बेफिजूल की कहानियां बनाना बंद करो, और अगर तक छोटे उम्हे जोड़ियां बनाने का इतना ही शौक है तो तुम्हें अपने लिए कोई ढंग का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। सख्त आवाज में काव्या कहती हैं। ये सुनकर कशिश का चेहरा उतर जाता है और यह सुन बाकी सभी लोग अंदर ही अंदर हंसने लग जाते हैं। वे सभी अपने चेहरे की मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। उन सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन देकर आराम से पता लगाया जा सकता था कि वह सभी कशिश पर इस समय हंस रहे हैं, लेकिन काव्या के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। सिया जो इतनी देर से काव्या के चुप रहने के कारण बेचैन थी, वह कहती है, कहा था ना कशिश, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना जाने तुम्हारी है कहानियां बनाने की आदत कब खत्म होगी। कशिश अपनी सफाई देते हुए कहती है, लेकिन इसमें मैंने गलत क्या कहा था? पूरे देश में इस वक्त काव्या के लिए साहिल सिंघानिया से अच्छा लड़का कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ वही एक इंसान है जो इस समय काव्या की फैमिली के स्टेटस से मैच करता है, और क्या तुम जानते हो उसके ऊपर कितनी लड़कियां मरती है? कशिश, तुम इतनी देर से साहिल सिंघानिया के गुणगान गए जा रहे हो, लेकिन न कशिश, तुम क्या ये भूल रही हो इस देश में एक और इंसान है जिसका नाम हमेशा मीडिया की हेडलाइन में छाया रहता है, और उस इंसान की पॉपुलैरिटी साहिल सिंघानिया से भी कई गुना ज़्यादा है। तीखी मुस्कान के साथ भूमि कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्योंकि मैं तो आज तक किसी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं जानती हूँ। क्या तुम काव्या के भाई को भूल गई? अर्जुन सिंह राठौड़। आज तक किसी ने भी काव्या के भाई का और देखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हर एक बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी काव्या के भाई से करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे डैड भी उन सभी बिजनेसमैन में से एक है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 73 टकरार। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्योंकि मैं तो आज तक किसी भी ऐसे इंसान के बारे में नहीं जानती हूँ। क्या तुम काव्या के भाई को भूल गई? अर्जुन सिंह राठौड़। आज तक किसी ने भी काव्या के भाई को देखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हर एक बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी काव्या के भाई से करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे डैड भी उन सभी बिजनेसमैन में से एक है। ये सुनकर कशिश चुप हो जाती हैं और उसकी नज़रें शर्म के कारण नीचे झुक जाती है, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती थी कि भूमि कुछ भी गलत नहीं कह रही है। उसके पापा ने उसे कई बार उसे काव्या से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन उनकी पहुंच से बहुत दूर है, और इसीलिए काव्या के जरिए यही अर्जुन से मिला जा सकता है। इसलिए जो लड़कियां जो अर्जुन से शादी करना चाहती है, इसलिए वे काव्या या उसकी फैमिली को टारगेट करती है, और काव्या भी यह बात अच्छे से जानती थी कि उसकी फ्रेंड्स आजकल उससे ज़्यादा क्लोज क्यों होती है। ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हो रहा था, वो भी उस भाई की वजह से जिससे उसके दोस्त आज तक कभी मिले तक नहीं थी। सिर्फ उसका नाम सुना था कि वह इस समय का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन है, वो भी देश की सबसे बड़ी कंपनी सिंह अम्पायर का। इसलिए भला कौन सा इंसान ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहेगा, और ऐसे लोगों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं करता है कि वह इंसान दिखता कैसा है। कशिश की झुकी नज़रों को देखकर सभी लोग कशिश पर हंसने लग जाती है। कशिश को इस समय सभी के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सिया भी ये देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन काव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके लिए यह कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसके अधिकतर फ्रेंड्स की नज़र उसके भाई पर है। कशिश अपना बचाव करते हुए कहती है, भूमि तुम मुझे क्या ताना मार रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कम हो? तुम्हारे बारे में भी यहाँ सभी लोग जानते हैं कि तुम और तुम्हारे डैड भी ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए तुम हमेशा काव्या के चिपकने की कोशिश करती रहती हो, और शायद आज भी तुमने काव्या को इसी मोटिव से यहाँ बुलाया है। भूमि को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती हैं, कशिश जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी जबान को थोड़ा लगाम देना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत सबसे पहले तुम ही ने की थी, और जब तुम खुद ये सब सुन नहीं सकती तो तुम्हें किसी और को बोलने का अधिकार भी नहीं है। कशिश चिल्लाते हुए भूमि कहती हैं,
बस भी करो तुम दोनों। हम लोग यहाँ पर काव्य आके क्रश की बात कर रहे थे और हम सभी जानना चाहते थे कि काव्या किसे पसंद करती है, लेकिन तुम दोनों ने अपनी ही कहानी शुरू कर दी और तुम दोनों उस इंसान के लिए लड़ रही हो जिस इंसान को तुमने कभी देखा तक नहीं है। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? सिया कशिश और भूमि को डांटते हुए कहती है। कशिश, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इसकी शुरुआत सबसे पहले भूमि ने की थी। क्या कहा तुमने? मैंने शुरुआत की थी। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। खबरदार अगर तुम दोनों ने एक शब्द और कहा एक दूसरे को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कशिश और भूमि दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, फिर वह काव्या की ओर देखती है जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, जैसे मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये देखकर कशिश और भूमि एक दूसरे की ओर तीखी नजरों से देखते हुए मुंह बनाती हैं और शांति से बैठ जाती हैं। कश, छोटी ईशा अपने मन में कहती हैं, हमारे ऊपर हुक्म चला रही हैं क्या? हम जानते नहीं है कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो, लेकिन बस काव्या के सामने कभी दिखाती नहीं हो क्योंकि तुम्हें हमेशा उसकी गुड बुक में रहना है, उसके सामने ए बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करती रहती हो, हर वक्त काव्या के चमचागिरी करती रहती हो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है काव्या की चमचागिरी करने की वजह से तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम पाना चाहती हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देख लेना, एक दिन काव्या है तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। उसके बाद मैं देखूंगी तुम्हारी जबान तब भी उतनी चलती है जितनी अब चल रही है। भूमि का भी विचार कशिश से कुछ अलग नहीं था, वह भी सिया को लेकर कुछ ऐसा ही सोचती थी। जब सभी लोग शांत हो जाते हैं, एक बार फिर से सिया काव्या की ओर देखते हुए काव्या से कहती हैं, काव्याई, न सबको छोड़ो, तुम्हें इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि वो कौन इंसान है जिसे तुम पसंद करती हो, और क्या तुमने उसे सामने से प्रपोज किया है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि जरूर तुमने ही उसे सामने से प्रपोज किया होगा। हल्की सी मुस्कान के साथ सिया कहती हैं। सिया के चेहरे पर इस समय एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। कोई भी देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि सिया ये जानने के लिए कितनी एक्साइट है कि काव्या किसे पसंद करती है। भूमि और कशिश सिया को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कहते हैं। वह भी काव्या की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि वे भी काव्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे। काव्या अभी भी चुप थी, वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह वाइन का गिलास उठाती है और वाइन का एक सीप लेती है। वहीं दूसरी हो नॉन वीआईपी एरिया में आर्यन और रिया दोनों साथ में मेनू देख रहे थे। कई देर तक मेनू को देखने के बाद रिया ने सेलेक्ट कर लिया था कि उसे क्या खाना है। आर्यन रिया की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने सेलेक्ट कर लिया कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है? रिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हम। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 74 लोएस्ट प्राइस डिश। वहीं दूसरी हो नॉन वीआईपी एरिया में आर्यन और रिया दोनों साथ में मेनू देख रहे थे। कई देर तक मेनू को देखने के बाद रिया ने सेलेक्ट कर लिया था कि उसे क्या खाना है। आर्यन रिया की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने सेलेक्ट कर लिया कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है? रिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हम। ठीक है, फिर मैं वेटर को बुलाता हूँ। इतना कहकर आर्यन वेटर को बुलाता है। आर्यन के बुलाते ही कुछ ही देर बाद वेटर उनके टेबल के सामने खड़ा था। तुम अपना ऑर्डर कर सकती हो। रिया वेटर को ऑर्डर करने लगती है और वेटर रिया के दिए गए ऑर्डर को अपने नोटबुक में लिख रहा था। रिया जो कुछ भी ऑर्डर कर रही थी और आर्यन उन सभी डिशेज को मेनू में देख रहा था। रिया ने वही सब ऑर्डर किया था जो मेनू कार्ड की सबसे लोएस्ट प्राइस की डिश थी। आर्यन अपने मन में कहता है, इस लड़की को समझाना बेकार है, मुझे इसे मेनू कार्ड देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि लोएस्ट प्राइस के चक्कर में ये लड़की वो भी ऑर्डर कर रही है जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? स्टाफ मेंबर भी यह बात अच्छे से जानता था। रिया ने जो बड़ी डिशेज ऑर्डर की है वह सभी लोएस्ट प्राइस की थी, इसलिए वह भी रिया को अजीब नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी डिशेज ऑर्डर करने वाले लोग मोस्टली पुअर फैमिली से ही आते हैं। जब स्टाफ मेंबर रिया का ऑर्डर लिख लेता है तो रिया आर्यन से हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, रॉबिन, अब तुम्हें जो भी खाना है तुम भी ऑर्डर सकते हो। वेटर आर्यन की ओर देखने लगता है, वह आर्यन के ऑर्डर का वेट कर रहा था। रयन वेटर से कहता है, जो भी इन्होंने ऑर्डर किया है वह सब कुछ कैंसिल कर दो। ये सुनकर वेटर और रिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वेटर कहता है, सर क्या आप सच में सब कैंसिल करवाना चाहते हैं? आर्यन, हम। रिया भी कहती है, क्या हुआ रॉबिन, तुम सब कुछ कैंसिल क्यों करवाना चाहते हो? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। रिया, क्या तुमने सच में वह सब कुछ ऑर्डर किया है जो तुम्हें पसंद है? चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियस टोन में आर्यन कहता है, हाँ रॉबिन, मैंने वही ऑर्डर किया है जो मुझे पसंद है। ये कहते समय रिया की आवाज़ में नर्वसनेस साफ झलक रही थी। रिया अपने मन में कहती है, कहीं रॉबिन को डाउट तो नहीं हो गया कि मैंने ये सारी डिशेज ऑर्डर क्यों की है? और रियली तो ज़रा मुझे बताना, तुमने मेन्यू में मशरूम होने के बावजूद भी तुमने ऑर्डर क्यों नहीं किया? ये सुनकर रिया की नज़र झुक जाती है, क्योंकि जब उसने मेन्यू में मशरूम देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन जब उसने उसका प्राइस देखा तो उसने उसे ऑर्डर करना कैंसिल कर दिया था। इसीलिए उसने मशरूम ऑर्डर नहीं किया था। और आर्यन को ये पता था कि रिया को मशरूम बड़े उम्र पसंद है, उसके बावजूद भी उसने ऑर्डर नहीं किया। इसका एक ही मतलब है कि रिया ने उसकी प्राइस देकर उसे कैंसिल कर दिया होगा। आर्यन रिया की झुकी हुई नज़रों को देखकर समझ जाता है कि अब इस बारे में रिया से बात करना बेकार है, और वह ये सवाल दोबारा पूछकर रिया को वेटर के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करवाना चाहता था। इसलिए रिया को इग्नोर करते हुए वह वेटर की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमने तो सारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया?
वेटर कहता है, हाँ कर दिया है, और क्या अब आप बता सकते हैं आपका नया ऑर्डर क्या है? आर्यन नया ऑर्डर लिखवाता है और आर्यन ने इस बार वह सब कुछ ऑर्डर किया था जो रिया को मोस्टली पसंद है, बिना प्राइस की परवाह किए। ऑर्डर लेने के बाद वेटर वहां से चला जाता है। रिया की नज़र अभी भी झुकी हुई थी, उसे शर्मिंदगी फील हो रही थी। आर्यन कहता है, अपना सर ऊपर करो और मुझे देखो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ पैसों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से करती रहोगी तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ आने का सारा मूड ऑफ हो जाएगा? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अपने कान पकड़ते हुए रिया कहती है, देखो अब ऐसी हरकत करना बंद करो। तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मासूम से शक्ल बनाते हुए रिया कहती है, हाँ कर दिया। कहते समय आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी समय वायलिन की धुन उनके कानों में आने लगती है। वायलिन की आवाज़ सुनकर रिया एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइट होते हुए कहती है, रॉबिन तुमने सुना वायलिन बज रहा है? हाँ हाँ मैंने सुना, और कुछ ही देर में एक सिंगर की आवाज़ भी सुनाई दे देगी, क्योंकि आज यहाँ पर सिंगिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और हम डिनर करते वक्त उसका मजा ले सके इसलिए मैंने प्राइवेट रूम बुक नहीं किया था, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हम शायद इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। शांत लहजे से आर्यन कहता है। अगले ही पल सिंगर गाना गाना शुरू कर देता है और वायलिन और पियानो की धुन उसके साथ में आ रही थी। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, देखो इस सिंगर कितनी प्यारी आवाज़ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बन गया है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी इस दिन को नहीं भूलूंगी। मुझे इतना स्पेशल फील करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ रिया कहती है। इतना कहकर रिया गाने को एंजॉय करने लगती है। रिया को इतना खुश देखकर आर्यन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान छा जाती है और आर्यन भी रिया के साथ गाने को एंजॉय करने लगता है। सॉन्ग लिरिक्स कॉपी फ्रॉम गूगल। घर से चले थे तो ये बात हो गई, हम घर से चले थे तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नज़रें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई, हो बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फ़ें उन्होंने थाम जो ली, तो जुल्फ़ें ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई, यार की दिकसी भाग गई कि हमें आशिकी आ गई, हो इश्क है सूफ़ी मेरा, इश्क मुकम्मल ताके सनम को, ये आंखें हर पल यार मिला है, क्या करार मिला है तेरा प्यार मिला, तो हर मुश्किल हुई हल के हमें आशिकी आ गई। रोमांटिक गानों के साथ आसपास का एनवायरनमेंट रोमांटिक हो जाता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग गाने को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी और वीआईपी एरिया में किसी को भी गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वीआईपी एरिया में बैठे सभी लोग अपने अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और वीआईपी एरिया के सारे रूम साउंड प्रूफ थे, इसलिए ना ही बाहर की आवाज़ अंदर जा सकती थी और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर आ सकती थी। काव्या और उसके दोस्त भी जिस प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे वह भी बाकी सभी वीआईपी रूम की तरह साउंड पर बड़े ऊपर था, इसलिए उन्हें भी बाहर चल रहे सिंगिंग इवेंट चलने वाले सॉन्ग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिया के साथ काव्या के सभी दोस्त काव्या की ओर देख रहे थे, वे सभी काव्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कहा नी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनियर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 75 सेल्फिश फ्रेंड्स। वहीं दूसरी और वीआईपी एरिया में किसी को भी गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वीआईपी एरिया में बैठे सभी लोग अपने अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और वीआईपी एरिया के सारे रूम साउंड प्रूफ थे, इसलिए ना ही बाहर की आवाज़ अंदर जा सकती थी और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर आ सकती थी। काव्या और उसके दोस्त भी जिस प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे वह भी बाकी सभी वीआईपी रूम की तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए उन्हें भी बाहर चल रहे सिंगिंग इवेंट चलने वाले सॉन्ग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिया के साथ काव्या के सभी दोस्त काव्या की ओर देख रहे थे, वे सभी काव्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब काव्या से कोई जवाब नहीं मिलता है तो सिया एक बार फिर से कहती है, काव्या तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? काव्या अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, तुम सब ये जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो कि मैं किसे पसंद करती हूँ? शायद तुम सब इसलिए जानना चाहते हो ताकि तुम लोगों को गॉसिप करने का एक और टॉपिक मिल जाए। कहते समय काव्य के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल छा जाती है। कशिश अपने मन में कहती है, ऑफकोर्स भला काव्या हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों बताने लगे, क्योंकि उसे तो इस बात का डर होगा हम कहीं उसके बॉयफ्रेंड को उससे ना चुरा ले, क्योंकि इसने जिसे पसंद किया होगा वह सच में किसी बड़े अमीर खानदान से ही होगा। सिया काव्या के सार्कास्टिक शब्द सुनकर मायूस हो जाती है। वह कहती हैं, नहीं काव्या मैं गॉसिप नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट की वजह से तुमसे पूछ रही थी, क्योंकि तुमने पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया है और न जाने आज तक तुम्हें कितने लड़कों ने प्रपोज किया है उसके बावजूद भी, लेकिन तुमने किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि वह सारे लड़के रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और कुछ उनमें से सेलिब्रिटीज भी थे, फिर भी तुमने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए बस मैं जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन इंसान है जिसे तुम पसंद करती हो। अगर फिर भी तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। सार्कास्टिक स्माइल के साथ भूमि कहती है, सिया हमें लगता था काव्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और काव्या तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करती होगी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि काव्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बतान
आज जरूरी नहीं समझती है, इसलिए सिया मुझे लगता है अब काव्या के लिए तुम पहले जितनी इंपॉर्टेंट नहीं रही हो, शायद तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। भूमि के शब्द सुनकर सिया और ज्यादा मायूस हो जाती है। उसे छोटे उतना ही बुरा लग रहा था क्योंकि सिया ऐसा दिखाती थी कि वह काफ़ी स्ट्रांग है और उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से वह दिल से बहुत ही कमज़ोर थी। उसे छोटी छोटी बातों का बुरा लगता था और जब काव्या और उसकी दोस्ती की हो तब उसे और भी बुरा लगता था। सिया के चेहरे की मायूसी को काव्या देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि सिया को भूमि के बातों का बहुत बुरा लगा है। काव्या भी भूमि का जवाब देते हुए उसी टोन में कहती है जिस टोन में भूमि ने सिया से कहा था, तुमने सही कहा सिया, और मैं बहुत ही क्लोज है, इसलिए मैं जानती हूँ ये कितनी बुद्धू और बेवकूफ़ है जिसे ना अपने दोस्त चुनना आता है और ना ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना आता है। तभी तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है किसने कितने सेल्फिश लोगों से दोस्ती की है। कहते समय काव्य की नज़रें भूमि और सिया दोनों की ओर थी। काव्या के शब्दों से इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि काव्या किसी और के बारे में नहीं, भूमि और कशिश के बारे में ही कह रही हैं। इसीलिए भूमि को ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसा किसके लिए कह रही हो? भूमि कहती है। कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है, अगर तुम फिर भी मेरी बातों का मतलब नहीं समझ रहे हो तो इसका मतलब तुम समझदार नहीं हो। भूमि सख्त आवाज में कहती है, तुम मेरी तरफ इशारा कर रही हो? क्या बात है, तुम समझ गई, इसका मतलब तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो। हल्की सी मुस्कान के साथ काव्य कहती हैं। काव्या, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरे बारे में? तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है? आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मेरे साथ इतना क्लोज होने का नाटक क्यों कर रही हो? शांत लहजे से काव्या भूमि की ओर इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहती हैं। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ क्लोज होने का नाटक करते हैं? और क्या कहा तुमने? हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम तुम्हें अपना फ्रेंड मानते हैं, वरना और क्या वजह होगी कि हम तुम्हें यहाँ बुलाएंगे? अपना बचाव करते हुए भूमि कहती है। इस बार कशिश भी भूमि का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ काव्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम तो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, हमने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा। फिर भी तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती सिर्फ हमारे सेल्फिश रीजन की वजह से रखना चाहते हैं? काव्य तीखी मुस्कान के साथ कहती हैं। तो तुमने मुझे सिर्फ आज इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, या फिर कहीं तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए था? ये सुनकर भूमि के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगती है, लेकिन फिर भी ममा अपनी आहट को छुपाते हुए कहती है, काव्या तुम कैसे बात कर रही हो? भला मुझे तुमसे क्या फेवर चाहिए होगा? भूमि, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिया हूं जिसे तुम इतना कहोगी कि तुम दोस्तों के लिए एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हो? और तुम्हारी इस बात पर मैं बहुत ही आसानी से भरोसा कर लूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। चेहरे पर बिना किसी भाव के सख्त आवाज में काव्या कहती हैं। सिया को कुछ समझना बड़ी ये आ रहा था, आखिर काव्या कहना क्या चाहती हैं? वह काव्या से पूछती है, काव्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि भूमि ने तुम्हें यहाँ सिर्फ डिनर के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि वह तुमसे कुछ और चाहती है? काव्या सिया की ओर देखती और उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान छा जाती है। क्या तुम जानना चाहती हो कि भूमि ने आज हम दोनों को यहाँ इनवाइट क्यों किया है? आखिर इतने लंबे समय बाद वह हमारे साथ गेट टुगेदर क्यों करना चाहती है? क्या तुम इसके पीछे की वजह जानना चाहती हो? अब ये सुनकर भूमि और ज़्यादा घबराने लगी थी, उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ रहा था। कशिश भी भूमि की ओर देखते हुए कहती हैं, भूमि क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी चीज़ को लेकर घबरा रही हो। क्या तुम्हें किसी चीज़ का डर लग रहा है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं जो काव्या जो कह रही हैं वह सब सच है और इसी वजह से तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ चुका है? कहते समय कशिश के चेहरे पर तीखी मुस्कान थी, क्योंकि कशिश को भूमि की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो भूमि की ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। वो मैं कैसे? कहते हुए भूमि के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे, क्योंकि वह काव्या के सवालों की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। भूमि को इस तरह से हकल आता हुआ देख काव्या कहती है, कोई बात नहीं, तुम नहीं कह पाओगी, मैं कह देती हूँ। सिया, काव्या अब इंतजार नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है जिसे भूमि बताना चाहती है लेकिन बात नहीं पा रही है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 76 आई एम सॉरी। वो मैं कैसे? कहते हुए भूमि के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे, क्योंकि वह काव्या के सवालों की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। भूमि को इस तरह से हकलाता हुआ देख काव्या कहती है, कोई बात नहीं, तुम नहीं कह पाओगी, मैं कह देती हूँ। सिया, काव्या अब इंतजार नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है जिसे भूमि बताना चाहती है लेकिन बात नहीं पा रही है? लंबे समय से भूमि के डैड सिंह अंपायर के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस डील से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन 2 हफ्ते पहले सिंह अंपायर ने भूमि के डैड के साथ वो डील करने से मना कर दिया था। इसलिए भूमि चाहती है कि अब इस डील को पाने में मैं इसके डैड की मदद करूं और इसे लगता है अगर ये तुम सबके सामने मुझसे मदद मांगेगी तो मैं आसानी से इसके बात मान जाऊंगी। शांत लहजे से काव्या कहती हैं। ये सुनकर भूमि दंग रह जाती है, उसने सोचा नहीं था कि काव्या को
पहले से ही सब कुछ पता है और वह अब सभी के सामने ये कह रही थी। अब भूमि को अपने बाकी दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह कुछ नहीं कह पा रही थी। वह अपनी नज़रें काव्या से नहीं मिल पा रही थी। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी और वह चुप थी। क्या मैं सही कह रही हूँ भूमि, या मुझे आगे भी कुछ कहना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं आगे भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कोल्ड टोन में काव्या भूमि से कहती है। काव्या, आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ कि मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का यही रीजन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमारी दोस्ती का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानती हूँ। ये सब तो मैंने इसलिए किया क्योंकि डैड ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि उनके लिए ये डील साइन करना बहुत ज़रूरी है, वरना उनकी कंपनी मुसीबत में पड़ जाएगी और न जाने उन्हें कितना नुकस आना होगा। और इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे मदद मांगने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी गलती मानते हुए भूमि कहती है। कशिश भूमि की हाल पर हंसते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगी, क्योंकि कुछ देर पहले तो तुम मुझे ज्ञान दे रही थी कि मेरे डैड अर्जुन सिंह से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब देखो तुम्हारे डैड ने काव्या से मदद मांगने के लिए भेजा है। इसका मतलब तुमसे अच्छा तो मेरे डैड ही ठीक है, कम से कम उन्होंने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए तो नहीं कहा। कशिश के कहने के बावजूद भी भूमि कुछ नहीं कहती है। वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थी। सिया को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह भी भूमि से कहती है, क्या भूमि, सच में तुमने आज का गेट टुगेदर सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि तुम्हें काव्या से मदद चाहिए थी? भूमि अभी भी चुप थी। अगर भूमि तुम्हें सच में किसी डील के सिलसिले में तुम्हें काव्या से मदद चाहिए थी तो तुम उसे डायरेक्ट भी मदद मांग सकती थी। वह तुम्हें मना नहीं करती, लेकिन उसके लिए गेट टुगेदर का बहाना बनाना तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी सिया, मुझे पता है मैंने गलत किया है। तुम सही कह रही हो, मुझे काव्या से डायरेक्ट ही बात कर लेनी चाहिए। काव्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। काव्या कुछ नहीं कहती है, वह चुप थी। ये देखकर कशिश कहती है, भूमि अब रहने भी दो। इतना करने के बावजूद भी तुम काव्या से माफ़ी की उम्मीद कैसे रख सकती हो? मुझे नहीं लगता भूमि ने इतनी भी बड़ी गलती है। उसने जो भी किया अपने डैड के कहने पर किया है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बस उसे गेट टुगेदर का सहारा नहीं लेना चाहिए था, उसे डायरेक्ट काव्या से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। और वैसे भी कहते हैं ना, मुसीबत में एक दोस्ती दूसरे दोस्ती कम आता है, तो उसने ऐसा सोचा, उसमें गलत क्या है? सिया भूमि की साइड लेते हुए कहती हैं, सिया किसी भी कंडीशन में अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पसंद नहीं करती थी, भले ही चाहे उसके फ्रेंड्स कैसे भी हो। और सिया ऊपर से कितनी भी एरोगेंट हो या फिर कितनी ही बदतमीज हो, लेकिन वह हमेशा हर कंडीशन में अपने दोस्तों का साथ देना जानती थी और उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी दोस्त उसके लिए क्या सोचते हैं। और उस भूमि और कशिश की सोच के बारे में भी कुछ नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच सिया, मुझे समझने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा सपोर्ट करोगी। भूमि सिया की ओर देखते हुए कहती है। सिया काव्या से कहती है, काव्या, मुझे लगता है तुम्हें भूमि को माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी वह हमारी दोस्त है और दोस्ती में छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। काव्या सिया की ओर देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिया से कहना क्या चाहिए। वह अपने मन में कहती है, क्या इस लड़की का दिमाग खराब है? क्या इसे ट्रू और फेक फ्रेंड्स में अंतर समझ नहीं आता है? मैंने जो भी भूमि से कहा वह सब कुछ इसकी वजह से कहा, और ये लड़की इस सपोर्ट कर रही है, कैसे अंदाजा भी है दोनों उसके बारे में सोचती क्या है। लेकिन काव्या सबके सामने चुप रहती हैं, वह कुछ नहीं कहती है। और बिना कुछ कहे काव्या अपनी जगह से खड़ी होती हैं और बाहर की ओर जान लगती हैं। ये देखकर सिया कहती हैं, काव्या तुम कहाँ जा रही हो? काव्या, घर, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? सिया पीछे से कहती हैं, क्योंकि जिस वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया था वह काम तो हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता मेरा यहाँ और रुकना बेकार होगा? इतना कहकर बिना सिया का जवाब दिए काव्या प्राइवेट रूम से निकल जाती है। जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही उसके कानों में गानों की आवाज़ आने लगती है। वहीं दूसरी ओर नॉन वीआईपी एरिया में वेटर आर्यन और रिया के सामने टेबल पर वह सारी डिशेज को सर्व कर रहा था जो उन्होंने कुछ देर पहले ऑर्डर की थी। डिशेज को सॉल्व करने के बाद वेटर टेबल से दूर होता है और झुकते हुए आर्यन और रिया आके से कहता है, प्लीज़ सर, और मैं आप दोनों अपना दिन एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है आप दोनों को यहाँ का कहना बहुत पसंद आएगा। आर्यन कैसा है? थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं। ओके सर, लेकिन सर जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वेटर मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। वेटर की बात सुनकर रिया ब्लश करने लगती है और आर्यन की ओर देखते हुए कहती है, ऑबिन, तुम्हें उसे करेक्ट करना चाहिए था। वह बेवजह हमें कपल समझ रहा था। हमें उसे करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं वे सभी लोग हमें इस समय कपल ही समझ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम यहाँ पर एक एक को करेक्ट करने लगे। इसलिए तुम्हें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना डिनर एंजॉय करो, क्योंकि हम कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। छोटी ईया को भी आर्यन की बात एकदम सही लगती है, क्योंकि ऐसा समझना कुछ गलत नहीं था। लोग तो वही समझेंगे जो वे देखेंगे, और इस समय उन दोनों को देखकर कोई भी यही समझेगा कि वह दोनों कपल है। काव्या बाहर जा रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक से एक कपल पर पड़ती है जो इस समय नॉन वीआईपी एरिया में डिनर कर रहा था। लड़की उसकी ओर पीट करके बैठी हुई थी, इसलिए उसे लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काव्या को लड़के का चेहरा एक साइड से दिखाई दे रहा था। लेकिन एक साइड से चेहरा दिखने के बाद भी उसके लिए उस इंसान को पहचान पाना मुश्किल नहीं था। वह उस इंसान को जानती थी जिसे वह समय देख रही थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए।
आशल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 77 एंग्री काव्या। काव्या बाहर जा रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक से एक कपल पर पड़ती है जो इस समय नॉन वीआईपी एरिया में डी नर कर रहा था। लड़की उसकी और पीट करके बैठी हुई थी, इसलिए उसे लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काव्या को लड़के का चेहरा एक साइड से दिखाई दे रहा था। लेकिन एक साइड से चेहरा दिखने के बाद भी उसके लिए उस इंसान को पहचान पाना मुश्किल नहीं था। वह उस इंसान को जानती थी जिसे वह समय देख रही थी, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं आर्यन था, जिसे सनशाइन होटल में देखकर काव्या बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आर्यन ही है, इसीलिए थोड़ा करीब जाती है। लेकिन जैसे ही वह करीब जाती है उसका डाउट क्लियर हो जाता है, वह कोई और नहीं आर्यन था जो कि इस समय किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। लड़की के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए काव्या को लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या ये देखकर अपने कदम आर्यन की ओर बढ़ा देती है, लेकिन तभी पीछे से सिया आती है और उसे कहती है, काव्या कहाँ जा रही हो। जैसे ही काव्या सिया की आवाज़ सुनती है वह वहीं रुक जाती है, लेकिन वह सिया की ओर देखती तक नहीं है। उसका पूरा ध्यान अभी भी आर्यन और रिया की ओर ही था। सिया कहती है, प्लीज़ थोड़ी देर और बैठो ना, भूमि से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो ना। लेकिन काव्या सिया की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। उसकी नज़रें अभी भी आर्यन और रिया की ओर ही थी। जब सिया महसूस करती है कि काव्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है, वह उसे इग्नोर कर रही है, ये देखकर सिया काव्या की नज़रों का पीछा करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या किसकी ओर देख रही थी। इसलिए वह काव्या से सवाल करते हुए कहती है, काव्या तुम नॉन वीआईपी एरिया की ओर क्या देख रही हो? क्या तुम उन लोगों में से बैठे हुए किसी को जानती हो? क्योंकि मैं कितनी देर से देख रही हूं तुम मेरी बातों को कोई जवाब नहीं दे रहे हो, बस लगातार उसी दिशा की ओर देखे जा रही हो। क्या तुम उनमें से किसी को जानती हो? उद्धरण चिन्ह। काव्या अभी भी कोई जवाब नहीं देती है और रिया को पूरी तरह से इग्नोर करके काव्या नॉन वीआईपी एरिया की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। सिया पीछे से कहती है, काव्या उधर कहाँ जा रही हो? कहते हुए सिया भी काव्या के पीछे जाने लगती हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या अचानक से उसे और क्यों जा रही है, और यही जानने के लिए वह भी काव्या के पीछे चली जाती है। आर्यन और रिया इस बात से बेखबर कि उन दोनों पर किसी और की नज़रें टिकी हुई है और उन्हें तीखी नज़रों से घूर रही है। इस बात से बेखबर वे दोनों अपना डिनर करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्यन रिया को उसके प्लेट में सर्व कर रहा था। उसी वक्त उनके सामने काव्या आकर खड़ी हो जाती है। जब आर्यन महसूस करता है कि उन दोनों के बगल में एक अनचाहा इंसान खड़ा है, तो वह काव्या की ओर देखता है और काव्या को अपने सामने खड़ा पाकर वह हैरान रह जाता है। काव्या को देखते ही वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। काव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या की आंखों में इस समय मिले जुले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, गुस्सा, जलन साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन उसकी आंखों को देखकर ही अंदाजा लगा सकता है कि काव्या इस समय काफी गुस्से में है। काव्या गुस्से भरी नजरों से आर्यन की ओर देख रही थी, फिर अपनी नजरें आर्यन से हटाकर एक पल भर के लिए रिया की ओर देखती हैं। काव्या की नजरों को देखकर रिया अंदर से सहम जाती है। उसके शरीर में एक अनचाहा सा डर उत्पन्न होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह काव्या की आंखों को देखकर अंदर से कांप रही थी। काव्या इस समय कितने गुस्से में थी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका आसपास का ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था, और यह इंटेंस ऑरा आर्यन और रिया दोनों ही महसूस कर सकते थे। सिया जो काव्या के पीछे पीछे आई थी, वह भी काव्या को देखकर हैरान रह जाती है। उसके कदम भी वहीं रुक जाते हैं और उसके शब्द भी उसके गले में ही रह जाते हैं। उसे समझ नहीं आया था आखिर काव्या इन दो अजनबी लोगों को सामने इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी। सिया के लिए रिया और आर्यन दोनों ही अजनबी थे, क्योंकि सिया मून नाइट क्लब की बातों को भूल गई थी। उसे याद भी नहीं था कि उसकी मुलाकात हाँ पर आर्यन और रिया से हुई थी, इसलिए उसे यही लगता है कि काव्या किसी अनजान इंसान की ओर गुस्से से देख रही है। वह किसी अनजान इंसान के सामने अपनी नाराजगी दिखा रही है और काव्या को देखकर वह समझ पा रही थी कि काव्या इस समय काफ़ी गुस्से में है, और ये देखकर सिया भी काव्या से डर रही थी, इसीलिए वह बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह सिर्फ वहाँ खड़ी होकर देखने लगती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। आर्यन, जिसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था, उसे बस काव्या का गुस्सा भरा लुक देखने को मिल रहा था। वह दोबारा अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, काव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या आर्यन के सवाल को इग्नोर करते हुए कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? काव्या ने भी रिया को नहीं पहचाना था, क्योंकि उस दिन रिया एक वेटर की ड्रेस में थी और आज उसका लुक काफ़ी अलग था। और साथ ही काव्या ने मून नाइट क्लब में रिया पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि उस दिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ आर्यन पर था, इसलिए उसे रिया के बारे में कुछ याद नहीं आता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 78 बॉयफ्रेंड। काव्या आर्यन के सवाल को इग्नोर करते हुए कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? काव्या ने भी रिया को नहीं पहचाना था, क्योंकि उस दिन रिया एक वेटर की ड्रेस में थी और आज उसका लुक काफ़ी अलग था। और साथ ही काव्या ने मून नाइट क्लब में रिया पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि उस दिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ आर्यन पर था, इसलिए उसे रिया के बारे में कुछ याद नहीं आता है। आर्यन कोई भी जवाब दे पाता है उससे पहले ही रिया जवाब देते हुए कहती है, वो मैं और रॉबिन दोनों यहाँ पर सिर्फ डिनर करने के लिए। लेकिन रिया आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही काव्या रिया को बीच में रोकते हुए कहती है, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? कोल्ड ओना में काव्या रिया की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है। जैसे ही रिया काव्या के भारी शब्द सुनती है तो वह घबरा जाती है। वह काव्या की आंखों में देखने लगती है और काव्या की आंखों को देखकर रिया के
शरीर में एक कंपन सा महसूस होता है, उसकी रग रग में डर उत्पन्न हो रहा था। वह कुछ कह नहीं पा रही थी, इसलिए रिया काव्या की बात का जवाब बोलकर देने की जगह पर रिया अपना सरनामे हिला देती है। अगर मैंने तुम से कुछ पूछा ही नहीं तो तुम्हें जवाब देने के लिए किसने कहा था, इसलिए अपना मुंह बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर से उसी लहजे से काव्या रिया की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहती है। आर्यन काव्या को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहता है, काव्या तुम रिया से बहुत रूडली बात कर रही हो। सार्कास्टिक मुस्कान के साथ काव्या कहती हैं, ओ रियली मैं रूडली बात कर रही हूँ। इस लड़की को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम मैंने इससे बात की है, वरना क्या इस लड़की की इतनी भी औकात है कि यह मेरे सामने खड़े हो सके। और क्या इस लड़की में इतने भी मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब काव्या के शब्दों के कारण रिया को पता चलता है कि काव्या को उसका बीच में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वह अपनी गलती मानते हुए डरी हुई आवाज़ में कहती हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। देखा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उसके बावजूद भी ये दोबारा इंटरफेयर कर रही है और उसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि मैं इस लड़की से रूडली बात कर रही हूँ। और जिस लड़की की औकात मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है और तुम मेरे सामने उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। तीखी मुस्कान के साथ काव्या सख्त आवाज़ में कहती हैं। ये सुनकर रिया को और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और कुछ नहीं कहती है। आर्यन रिया की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले खुशियों की मुस्कान छाई हुई, जिसके लिए आज की शाम उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन शाम में से एक थी। वह अचानक से काव्या के इस तरह बीच में आ जाने से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई थी और साथ ही वह डरी हुई और घबराई हुई भी नजर आ रही थी। रिया को इस तरह से देखकर आर्यन को बुरा लग रहा था। वह अपनी नज़रें काव्या की ओर करता है और काव्या की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहता है, काव्या तुम्हें इस समय हमसे क्या चाहिए, क्या तुम ये बता सकती हो? मुझे तुमसे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सख्त आवाज़ में काव्या आर्यन से कहती है। और कहते समय काव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बयां कर रही थी कि वह इस समय कितने गुस्से में है। आर्यन को पता था अगर उसे काव्या को हैंडल करना है तो उसे काव्या को बताना ही होगा कि रिया और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ शांत लहजे में आर्यन रिया से कहता है, मैं रिया को अपने साथ यहाँ डिनर पर लेकर आया हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, क्या तुम अब यहाँ से जा सकती हो? तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर डिनर डेट के लिए आए हो। आर्यन काव्या को करेक्ट करना चाहता था, लेकिन वह उसे करेक्ट नहीं करता है। हम क्या, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सार्कास्टिक स्माइल के साथ काव्या कहती हैं, क्या कहा तुमने? मुझे कोई प्रॉब्लम है। जब मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ डिनर डेट पर जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर आर्यन के साथ रिया और सिया वे तीनों ही हैरान रह जाते हैं। सिया और रिया दोनों ही शॉक होते हुए एक साथ एक स्वर में कहते हैं, बॉयफ्रेंड। लेकिन आर्यन अभी भी शॉकिंग लुक के साथ काव्या को देख रहा था। काव्या रिया की ओर देखते हुए चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो सुना है वह एकदम सही है। मैंने बॉयफ्रेंड ही कहा और तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल में डिनर डेट पर आई हो। क्या तक छोटे उम्र ये करना शोभा देता है? तुम्हें किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ जाने में ज़रा भी शर्म नहीं आती है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 79 चीट। काव्या रिया की ओर देखते हुए चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो सुना है वह एकदम सही है। मैंने बॉयफ्रेंड ही कहा और तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल में डिनर डेट पर आई हो। क्या तुम्हें ये करना शोभा देता है? तुम्हें किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ जाने में ज़रा भी शर्म नहीं आती है? सिया बहुत हैरान थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस बॉयफ्रेंड के बारे में सिया इतनी देर से जानने के लिए बेताब थी, उसे नहीं पता था कि उस बॉयफ्रेंड से मुलाकात उसके इस तरह से होगी। काव्या का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ डेट पर आया है, लेकिन सिया ने ये शब्द इतनी धीमी आवाज़ में कहे थे जो किसी और को सुनाई नहीं देते हैं। सिया रिया की और अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मानो रिया इस जहाँ का सब बस एक घटिया काम किया हो। सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि आसपास डिनर कर रहे सभी लोग रिया को देख रहे थे। रिया अपने ऊपर सबकी नज़रें महसूस कर पा रही थी, उनकी नज़रें उसको चुभ रही थी और वह बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसे शर्मिंदगी हो रही थी। और आर्यन रिया की हालत से बेखबर था, उसके दिमाग में तो बस बॉयफ्रेंड शब्द गूंज रहा था। वह काव्या की आवाज़ सुनकर होश में आता है और उसे एहसास होता है कि काव्या ने अभी रिया से क्या कहा, तो वह काव्या से कहता है, काव्या क्या बकवास कर रही हो? क्या कहा तुमने? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। बिना किसी हिचकिचाहट के काव्या कहती है। आर्यन रिया की ओर देखता है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रही थी। रिया प्लीज़ समझने की कोशिश करो, काव्या जो कह रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या तुम इस लड़की को इतना पसंद करते हो कि तुम इस लड़की की मौजूदगी बड़ी ई में हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो? कोल्ड टन में काव्या बोलती है। काव्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कुछ भी मत कहो। मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तुम्हें अचानक से ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई? तुम्हारी वजह से सब मुझे या गलत समझ रहे हैं। जस्टिफिकेशन देते हुए आर्यन कहता है, अब तुम हमारे रिलेशनशिप को भी एक गलतफहमी बता रहे हो रॉबिन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम मुझे इस तरह से चीट कैसे कर सकते हो? इस बार काव्या अपने चेहरे पर मायूसी दिखाते हुए कहती हैं, और उसके चेहरे की मायूसी को देखकर जो लोग अब तक उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे वह भी भरोसा करने लगते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोगों को काव्या के लिए बुरा लग रहा था। वही रिया जिसे आर्यन पर पूरा भरोसा था, लेकिन काव्या को इतना कॉन्फिडेंस तरीके से बात करते हुए देख उसे भी काव्या की बातों पर भरोसा होने लगा था। और दूसरी ओर काव्या को इस तरह से मायूस देखकर सिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह अब तक चुप थी, लेकिन काव्या के चेहरे पर छाई मायूसी को देखकर सिया गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी फ्रेंड को चीट किया। क्या तुम भूल गए कि काव्या कौन है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से वह तुम्हारे और इस लड़की के साथ क्या क्या कर सकती है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? आर्यन जब सिया के मुंह से ये सुनता है तो वह सिया की ओर देखता है, जो इस समय आर्यन की उसे जान से मार देने वाली नज़रों से देख रही थी। लेकिन सिया ने जो भी कहा था उसके लिए आर्यन सिया को गुनहगार नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि सिया के ऐसा कहने के पीछे की असली वजह तो काव्या थी। इसलिए आर्यन सिया को इग्नोर करते हुए काव्या की ओर देखते हुए कहता है, काव्या जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं हूं तो मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूं? बेवजह का नाम मत लगाओ मुझ पर। जब काव्या आर्यन के रूखे शब्द सुनती है तो उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी अगले ही पल गायब हो जाती है और उसकी जगह पर उसकी फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं। तो तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं और तुम्हें यहाँ पर फिजूल में सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। आर्यन के शब्द सुनकर काव्या के दिल में एक अनचाहा सा दर्द उत्पन्न होता है। उसे आर्यन के शब्दों से बहुत ही तकलीफ हुई थी, लेकिन अपने दर्द को बयां करने की जगह पर उसका वह दर्द गुस्से में बदलकर उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो? आर्यन काव्या को करेक्ट करना चाहता था, क्योंकि काव्या कंटिन्यू रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले ही रिया कहती है, काव्या तुम गलत समझ रही हो मेरे और रॉबिन के बीच में। लेकिन रिया आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले ही काव्या उसे भी चमे रोकते हुए उसकी और गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, पहली बात मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए पहले ही 2 बार मना कर दिया, उसके बावजूद भी तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात, तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो और ना ही तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, इसलिए खबरदार अगर तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। रिया एक बार फिर से घबरा जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। रिया तो बस काव्या की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन अब वह और कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि काव्या उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। इसलिए काव्या की बात सुनकर वह चुप हो जाती है, क्योंकि अगर वह दोबारा कुछ और कहेगी तो न जाने काव्या उसे और कितने कड़वे शब्द कह देगी। ऐसा नहीं था कि रिया इतने कड़वे शब्द पहली बार सुने हैं और इतना इंसल्टेड फील किया है, लेकिन ये सब उसके साथ मून नाइट क्लब में रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग करते थे, जो वहां पर काम करने वाले लोगों को अपने पैर की जूती के समान समझते थे। लेकिन कभी भी उसने मून नाइट क्लब के बाहर इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी जितनी वह आज कर रही थी। काव्या। आर्यन अपनी आवाज़ को तेज करते हुए काव्या से कहता है। आर्यन इतनी देर से काव्या की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था, लेकिन काव्या का लगातार रिया के साथ ऐसा बर्ताव देखकर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। काव्या, तुम कितनी देर से रिया की लगातार इंसल्ट करती जा रही हो? तुम्हें उसकी इस तरह से सबके सामने इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बाय लियोनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 80 डेट कंटिन्यू करते हैं। काव्या। आर्यन अपनी आवाज़ को तेज करते हुए काव्या से कहता है। आर्यन इतनी देर से काव्या की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता था, लेकिन काव्या का लगातार रिया के साथ ऐसा बर्ताव देखकर वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। काव्या, तुम कितनी देर से रिया की लगातार इंसल्ट करती जा रही हो? तुम्हें उसकी इस तरह से सबके सामने इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। वह इस समय तुम्हारे क्लब की कोई एम्प्लॉय नहीं है, जो तुम जो चाहे वह उसे कह सकती हो। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था कि आर्यन रिया का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब काव्या आर्यन की आखिरी लाइन सुनती है तो वह कुछ देर सोचने लग जाती है कि आर्यन ने ऐसा क्यों कहा कि वह इस समय उसके क्लब की एम्प्लॉय नहीं है। ये सोचकर काव्या एक पल के लिए रिया की ओर देखती है और उसकी शक्ल को गौर से देखने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने रिया को पहले भी देखा है। और उसे फिर वो दिन याद आ जाता है जब उसकी मुलाकात पहली बार रॉबिन के साथ हुई थी मून नाइट क्लब की रात, जब सिया ने अपन बड़ी ड्रेस पर ड्रिंक गिरने की वजह से पूरे क्लब में तमाशा कर दिया था। और उसी तमाशा के दौरान जब सिया ने रिया को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, उसी वक्त रॉबिन ने बीच में आकर रिया को थप्पड़ मारने से बचाया था। और रिया की वजह से ही आर्यन ने उस दिन भी सिया और काव्या से आर्ग्यूमेंट किया था। जब काव्या को ये सब याद आता है तो उसका गुस्सा रिया के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने देती है। लेकिन उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। फाइनली मुझे याद आ गया, तो यह वही लड़की है जो तुम्हारे साथ मून नाइट क्लब में काम करती हैं। तो तुम इतनी देर से मेरे साथ यह आर्गुमेंट इस 2 कोडी की वेट्रेस के लिए कर रहे थे? आर्यन की और देखते हुए सार्कास्टिक मुस्कान के साथ काव्या कहती है। आर्यन। काव्या यही नहीं रुकती है, वह आगे कहती है, तो तुम इस कोडी की वेट्रेस के लिए बार बार मेरे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो? इसका मतलब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए तुमने इसके लिए ये डिनर डेट प्लान की है। इतना कहकर काव्या टेबल की ओर देखने लगती है जहां पर सारी डिशेज पड़ी थी। अब तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की है तो कम से कम मुझे देखना तो चाहिए, आखिर तुमने इसके लिए क्या क्या ऑर्डर किया होगा। मुझे यकीन है तुमने इसके लिए जो भी ऑर्डर किया होगा वह सब इसका फेवरेट ही होगा। आखिरी शब्द पर जोर डालते हुए काव्या तीखी नज़रों से रिया की ओर देखती है, जो इस समय काव्या को ही देख रही थी।
रिया काव्या की नज़रों को देखकर सहम जाती हैं और अपनी नज़रें काव्या से हटाकर नीचे कर लेती है। रिया को अपनी नज़रें झुकाता देख काव्या के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान छा जाती है। काव्या क्या कर रही हो? प्लीज़ यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो, आर्यन काव्या से कहता है, क्योंकि काव्या ने पहले ही यहाँ पर बहुत तमाशा कर दिया था और अब वह जल्द से जल्द इस तमाशा को ख़त्म करना चाहता था। काव्या आर्यन की ओर देखती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम चाहते हो ना कि मैं और ड्रामा ना करूं, सीन क्रिएट न करूं, ना ही तुम पर गुस्सा करूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। लेकिन इस बार काव्या के शब्दों में नरमी थी, जैसे मानो उसका गुस्सा अब थोड़ा ठंडा पड़ चुका हो। काव्या की टोन में अचानक से यह बदलाव आर्यन को समझ नहीं आ रहा था, ना ही रिया को समझा रहा था। साइड में खड़ी सिया भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि आज काव्या क्या कर रही है, क्योंकि वह जिसे काव्या को जानती थे वह ऐसी नहीं है। आर्यन अपने मन में कहता है, इसकी इस मुस्कुराहट के पीछे न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आर्यन को अपनी और हैरानी से देखते हुए काव्या हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट ना करूँ, कोई ड्रामा ना करूँ और ना ही तुम पर गुस्सा करूँ? तो अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, फिर भी तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? या फिर शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? शांत लहजे से काव्या कहती हैं। आर्यन कुछ नहीं कहता है, बस काव्या की ओर देखे जा रहा था। उसे इस समय काव्या का मूड बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। काव्या, आर्यन आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही काव्या कहती है, चुप, तुम्हें कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही हूँ। मेरे अचानक से तुम दोनों के बीच में टपक जाने के कारण तुम दोनों की डेट खराब हो गई थी ना, तो कोई बात नहीं, हम उस डेट को कंटिन्यू करते हैं। आर्यन की ओर देखते हुए काव्या मुस्कुरा रही थी। ये सुनकर सिया और रिया दोनों ही काफ़ी हैरान थी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या क्या करना चाहती हैं, वह ऐसा क्यों कह रही है। वही आर्यन देखना चाहता था कि काव्या आगे क्या करना चाहती है, लेकिन सिया से रहा नहीं जाता है। वह कहती है, काव्या क्या कर रही हो, तुम इन दोनों की डेट कंटिन्यू करना चाहती हो? सिया, तुम इतना हैरान क्यों? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो तुम ये देखकर हैरान हो? और क्या तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं है, अगर आप अपने प्यार को खुश रखना चाहते हो तो आपको वह करना चाहिए जिसमें आपके प्यार को खुशी मिले। इसलिए मैं भी बस वही कर रही हूँ, क्योंकि रॉबिन ने इस वेट्रेस के लिए इस 5 स्टार होटल में एक डिनर डेट प्लान की थी, जिस होटल में इस जैसी वेट्रेस की औकात एक कॉफ़ी का कप पीने की भी नहीं है। उसके लिए रॉबिन ने इतनी मेहनत की है, तो मैं अपने प्यार की मेहनत को ऐसे बर्बाद कैसे होने दे सकती हूँ? सार्कास्टिक मुस्कान के साथ काव्य रहती है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर हल्की से मुस्कान छा जाती है। वहीं दूसरी और रिया इतनी बेइज्जती के कारण अपनी नज़र भी ऊपर नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह चाहकर भी काव्या के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि काव्या मून नाइट क्लब की ओनर थी जहां पर रिया काम करती है और वह अपनी जॉब को बचाने के लिए कितनी भी बेइज्जती सहने को तैयार थी। आर्यन अपनी नज़रें रिया की ओर करता है, जो इस समय अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी थी। आर्यन को रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब वह ये सब और सहन नहीं कर सकता था। काव्या, बस बहुत हो गया इसी वक्त, अब ये तमाशा बंद करो, आर्यन कोल्ड टोन में काव्या से कहता है। लेकिन काव्या आर्यन की बात को इग्नोर करते हुए कहती हैं, रॉबिन, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर काव्या अपने आजू बाजू देखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन चारों ओर नजरें फिर फेराने के बाद वह देखती है वह पर आए हुए सभी लोग इस समय उन्हें ही देख रहे थे। और ये देख काव्या गुस्से भरी नजरों से देखते हुए सबसे कहती है, तुम सभी इसी वक्त इस जगह को खाली करके इस होटल से निकल जाओ। काव्या ने यह ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था। जब वे लोग इतना सुनते हैं तो एक दूसरे की ओर देखते हुए फुसफुसाना लगते हैं। उनमें से एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाते हुए काव्या से कहता है, हम इतनी देर से देख रहे हैं, तुम यहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रहे हो, तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो, उसके बावजूद भी तुम हम सबको यहाँ से जाने के लिए कह रही हो, आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो? दूसरा आदमी खड़ा होता है और उस आदमी का साथ देते हुए कहता है, ऐसी बदतमीज लड़कियों को इस होटल में एंट्री कौन देता है? और स्टाफ मेंबर की ओर देखते हुए आगे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, इस लड़की की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम इस लड़की को यहाँ से धक्के मार कर निकाल नहीं रही हो। लेकिन स्टाफ मेंबर्स में से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कहता है। वह सभी अपनी जगह पर ही खड़े थे और यह सब होते हुए देख रहे थे, और स्टाफ के सभी लोगों ने उस आदमी के शब्द सुने थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है, बल्कि आदमी के शब्दों को सुनने के बाद स्टाफ मेंबर्स सब कुछ नज़रअंदाज करके अपनी आंखें झुका लेते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मार्शल बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।